वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि इफ अ लाइन पासिस थ्रू द 5,3, ये हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है जहां से लाइन पास हो रहा है एंड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। अच्छा, अब ये देखें कि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो सबसे पहला काम ये करें ना कि एक आप जो है वो प्लेन ड्रॉ करें। देखें ये, अब लाइन जो पास हो रहा है वो 5,3 से, तो अब यहाँ एक्स की वैल्यू 5 ले लें और यहाँ तकरीबन वाई की वैल्यू 3 लिख लें। तो अब यहाँ से आएंगे तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रहा है 5,3। ठीक है जी। अच्छा, अब और पैरेलल वाई एक्सिस, तो देखिए अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो अब वो कह रहा है देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब आप ये सोचें कि ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट पॉइंट 5 पे ना, तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x-5 इक्वल टू 0। अब ये ऑप्शन तलाश करें क्या है आपके पास इसमें। यस, देखिए ए ऑप्शन जो है वो x इक्वल टू 5 है, तो ये इस सवाल का जो है करेक्ट आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कॉमन एरिया। अच्छा, अब वो क्या कॉमन एरिया की बात कर रहा है। अब कॉमन एरिया ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इफ आर जो है वो 2 है एंड O is the center of the circle, requires a diagram for specific interpretation। अच्छा देखिए, सबसे पहला काम ये करें कि एक डायग्राम ड्रॉ करें। विदाउट डायग्राम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, सबसे पहला हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब सर्कल का ये है हमारा सेंटर। यहां से ज्वाइन कर दें इसको, ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से एक फर्दर लाइन ड्रॉ कर देते हैं सीधा। ठीक है जी, इसको हमने ए का नाम देना है, ये पॉइंट बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, ये हमारे पास डी पॉइंट है। अब होगा ये कि ए को डी से ज्वाइन कर दें। ठीक है, फिर ए को सी से ज्वाइन कर दें। अब आप गौर करें, अच्छा इसी तरह फिर बी को डी से भी ज्वाइन कर दें। तो अब हमारे पास ट्राइंगल ए सी डी है। देखिए ए सी डी ये ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी। देखिए ए बी डी ये ट्राइंगल है। अगर इसमें कॉमन एरिया की बात करें, कह रहा है कॉमन एरिया ना, तो इस ट्रायंगल में जो कॉमन एरिया है वो ये है। ठीक है, ये है इसका कॉमन एरिया, राइट। अब वो कह रहा है कि बताइए क्या होगा इसका कॉमन एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 2। उसने रेडियस 2 दिया हुआ है, तो ये सेंटर है, सेंटर से ए तक या सी, सेंटर से ओ या सेंटर से बी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगा जो 2 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये 2 गिवन है। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ से ये 2 है ना, तो अब मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी तो 2 है। तो अब आपको ये कॉमन एरिया चाहिए, तो फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं एरिया का, 1/2 टाइम्स। ठीक है, 2 इंटू 2 यानी बेस इंटू हाइट। तो अब आपने करना क्या है, करना ये है कि इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास एक्चुअल आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन एरिया का जो आंसर होगा वो आंसर सी। ठीक है जी। अब सिंपल सा सवाल था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि इसमें हमें इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन देखें किस तरह होगा। सबसे पहला काम ये करें ना कि आप ये देखें, ऊपर आप इसको 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करा दें। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी भी फिगर को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम उसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। तो एक काम ये करते हैं कि न्यूमरेटर को हम अगर 1/3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर जो न्यूमरेटर इसको हम जो है मल्टीप्लाई भी करते हैं। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3 टू द 6 x² -6 x। अब 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर मैं ये बात करूं डिवाइडेड बाय, तो नीचे जो हमारे पास है उसको एज इट इज लिखें आप, 2x³ -3x² -x -7। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये करना है। क्या किया हमने, सबसे पहले काम ये किया है कि न्यूमरेटर को, इस वाले पोर्शन को 3 से मल्टीप्लाई भी किया, 3 से डिवाइड भी किया, तो 1/3 नीचे बाहर लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिचुएशन ये हमारे पास आ गई।
अब सिचुएशन को जरा ऑब्जर्व करें, आप ये देखें कि बेसिकली 1/3 तो वैसे ही लिखें आप। देखिए नीचे जो है, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, चेक करें। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, जो कि नजर आ रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, तो देखिए यहाँ मौजूद है। अब -x का जो डेरिवेटिव है -1 होगा, कांस्टेंट का 0। तो हम ये देख सकते हैं ना कि नीचे जो एक्सप्रेशन है, इसका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में मौजूद है। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो हम ln के साथ जाते हैं, जबकि पावर यहाँ 1 है। तो हम इसको लिखेंगे ln, ln लिखेंगे और उसके बाद जो कुछ नीचे है उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। 2x³ -3x² -x -7, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे +c। अब जरा आंसर में देखिए कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है। ऐसा ऑप्शन तो अभी तक मौजूद नहीं है इसमें। तो काम एक करते हैं, वो ये कि देखिए ln से पहले जो भी आपके पास नंबर नजर आ रहा है 1/3, ये पावर के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब ये पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ln की प्रॉपर्टी ये होती है। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह। तो 1/3 पावर हो गया। देखिए क्या ऐसा सवाल है। हाँ, क्वेश्चन तो है ये, इसका सोल्यूशन ये नजर आ रहा है, लेकिन ये है क्यूब रूट के फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम इसको क्यूब रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इस तरह देखिए, इस तरह लिखेंगे ln। और अब मैं इसको क्यूब रूट के फॉर्म में लिखूंगा, यहाँ लिखेंगे क्यूब 3 और लिखेंगे 2x³ -3x² -x -7 +c। अब ये हमने इसको फाइनल किया है, और अगर आंसर से मैच करेंगे तो आंसर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास ऑप्शन बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि देखिए, अब जरा इसको पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए ये कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप विथ ए 7, -1, 5, और बी वेक्टर है कोऑर्डिनेट फॉर्म में -3, 1, 0, और सी वेक्टर जो है वो -3, -1 और 2 है। एज इट को टर्मिनल एजेस, ठीक है जी। अच्छा, अब कह रहे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब देखिए, हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप चाहिए, तो सिंपल सी बात है, इसका एक फॉर्मूला याद रखिए। वॉल्यूम निकालना अगर हो तो इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला वेक्टर है ना 7, -1, 5, इसके कोऑर्डिनेट को आप पहले रो में लिखिए, 7, -1 एंड 5। सेकंड की बात करें तो ये -3, 1 और 0 है, तो लिखिएगा -3, 1 और 0, इस तरह लिखिए आप। और थर्ड में हमारे पास है 3, -1 और 2, ठीक है। इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह लिखिए। अब इसको सॉल्व कर लें। 7 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 7 हमारे पास पहले रो से एक्सपेंड करेंगे, तो 7 हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है। तो आप ये जानते हैं, जब हम 7 से इससे एक्सपेंशन करेंगे तो ये रो ये कॉलम नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1, -1, 0, 2। उसके बाद फिर माइनस फार्मूले के लिहाज से ये भी -1 लिखा हुआ है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लें। अब जब हम इस एलिमेंट से एक्सपेंड करेंगे इससे, तो इससे रिलेटेड ये कॉलम है और ये रो जो है हम नहीं लिखना चाहेंगे। तो -3, +3, 0, 2 ये आ जाएगा। फिर पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस लिखेंगे आप, ठीक है। 5, इसकी बारी आई, इससे हम जो है एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए, इससे एक्सपेंशन जब करेंगे तो ये कॉलम और ये रो हम नहीं लिखेंगे, तो ये होगा -3, 3, 0 और 2, 0। बल्कि इससे ये होगा 1 और -1। तो इसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बात ये है, ये 7 लिखा, सबसे पहले आप मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 0, ठीक है। इस तरह लिख लें आप। माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ये। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -6, -0 हो चुका है, +5, इसको ऑप्शन ये -3, -3, इस तरह होगा ये, ठीक है जी। तो हमने इस तरह इसको लिख लिया। अच्छा, अब देखिए ये माइनस और माइनस जो है बेसिकली ये प्लस हो रहा है, तो हम इसको प्लस लिखेंगे। अब होगा ये कि देखें, ये हमारे पास जो है वो 2 है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ गया है। इसकी मैं बात करूंगा तो ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 6 ये -6 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये 0 हो चुका है। तो अब 14 में से 6 को माइनस करें तो आंसर आएगा 8। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 8 है।
अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें भी कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। इसमें भी आपको पैरेलल पाइप की कैलकुलेट करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिमिलर वर्क है, बस ये मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसका वॉल्यूम चाहिए, वहाँ कोऑर्डिनेट फॉर्म में था, यहाँ ये वेक्टर फॉर्म में है। तो अब देखिए क्या होगा कि पहला वेक्टर ए है ना, ये इसका कोएफिशिएंट आएगा 2, -3 और 4। तो आप इसको पहले रो में लिखिएगा 2, -3, 4। फिर सेकंड वेक्टर बी है ना, 1, 2 और -1। इस तरह इसको सेकंड रो में लिखेंगे 1, 2 और -1। और जो हमारे पास थर्ड वेक्टर सी है, इसके कोफिशिएंट 3, -1, 2, 3, -1, 2। ठीक है। अब इसको बिल्कुल इजी, जिस तरह हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया, जब आप इसको उस तरह सॉल्व कीजिएगा तो बेसिकली इसका आंसर आएगा -7। तो इसके जो लिए करेक्ट ऑप्शन है ये 6, ये ए। अच्छा, अब आइए हम एक क्वेश्चन पे और आते हैं। देखिए ये हमारे पास जो सवाल है, ये इंटीग्रेशन का सवाल है। हमें ये पता होना चाहिए कि सिकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले काम ये करें कि हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि हमें ये पता है कि सिकेंड एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंड एक्स। तो जो इसका डेरिवेटिव है ना, वो सिकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली हम सिकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन में सिर्फ लिखेंगे सिकेंड एक्स। ठीक है जी, ये हमने इसका इंटीग्रेशन ले लिया। और चूंकि इसकी लिमिट है 0 से b, तो हम ये शो कर देते हैं 0 से b। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, √2 - 1। तो इस तरह हम लिखेंगे √2 - 1। अब यहां हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो पहले अपर लिमिट अप्लाई कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड बी माइनस सेकेंड जीरो। ठीक है, सेकेंड जीरो ये लिख लेंगे आप। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज कॉपी कर लें। सेकेंड बी ही जैसा है, तो आप इसको सेकेंड बी लिखिएगा। और सेकेंड जीरो जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 लिखें। ये √2 - 1 आ जाएगा। अब लेफ्ट में भी -1 है, राइट में भी -1 है, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच रहा है सेकेंड बी, तो हमने लिखा सेकेंड बी। ठीक है, और ये हमारे पास आएगा √2। अब होगा क्या कि आप सेकेंड को कन्वर्ट कर लें कॉस में, तो लिख सकते हैं ना 1/cos। तो अब इसको लिखेंगे 1/cos बी। ठीक है, √2। अब यहाँ से कॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको इस तरह कर लेते हैं कि कॉस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस बी इक्वल टू 1/√2। ठीक है जी, 1/√2 आ गया है। अब यहाँ से ये देखें कि हम बेसिकली बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप कॉस को राइट में ले जाएं, तो आप देखें कि क्या होगा, कि ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। तो जब आप इसकी वर्किंग करेंगे तो बेसिकली हमारे पास इसका रिजल्ट जो आ जाएगा वो π/4 आएगा। ठीक है जी। और बेसिकली हमें जो है वो बी चाहिए था। अब जरा चेक करें, ऑप्शंस है यहाँ π/4, जी जी ऑप्शन है यहाँ, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इस सवाल को देखें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसकी बात कर लेते हैं जरा। देखें ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है कि इसमें हम ये कहते हैं कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एज्यूमिंग एन इंस्क्राइब इक्विलेटरस ट्राइंगल और सिमिलर कॉन्टेक्स्ट टू द डायरेक्ट न्यूमेरिकल आंसर। अच्छा, अब जरा सवाल को देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले। हमने सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद ये सर्कल का सेंटर है। और यहां से हमने करना ये है कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हमने ए का नाम देना है। और जो दूसरा पॉइंट है ये हमारे पास, यहाँ हम कहते हैं, ये इस तरह हम 3 पॉइंट हाईलाइट करते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, जिसको हम सेंटर कहेंगे। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि जो सर्कल का रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब हम यहाँ मूव करेंगे तो बेसिकली ये 2 सेंटीमीटर है, या यहाँ से अगर हम यहाँ मूव करेंगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, राइट। तो हमें ये पता है कि भाई ये दोनों जो है वो सेम है, क्योंकि रेडियस होनी चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एज, तो हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर चाहिए। तो अब एक काम ये करते हैं कि देखें, हमने इसको इससे ये ज्वाइन किया। ठीक है, इसको नीचे ज्वाइन किया इसके साथ, और इसको इसके साथ ज्वाइन किया।
अब आप जरा गौर कीजिए कि अगर ये 2 है ना तो ये भी 2 है, तो टोटल डिस्टेंस तो ये 4 हो जाएगा ए से बी, राइट। तो अब एक काम ये करेंगे, हमें इस ट्राइंगल का पेरीमीटर चाहिए। ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर चुके हैं हम, इसका पेरीमीटर चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये तो हमारे पास पता है ना ए बी 4 है, हम जानते हैं कि ए बी जो है वो 4 है। अब हमारा टारगेट ए सी और बी सी फाइंड करना है। तो अब आप जरा गौर कीजिए कि अगर हम ए सी फाइंड करना चाहें तो बेसिकली ये ए सी किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए सी जो है वो हमारे पास ये हो सकता है कि अंडर रूट, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द फोर 8 आ जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करें, 2 अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये आ गया 2 अंडर रूट 2। अच्छा, अब जब ये 2 अंडर रूट 2 है तो बी सी भी, ये भी तो 2 अंडर रूट 2 है ना, तो हमें ये पता चला कि ये भी तो सेम ही होगा ना, तो ये भी 2 अंडर रूट 2 हो गया। अब चूंकि वो पेरीमीटर मांग रहा है, तो पेरीमीटर का मतलब ये है कि ये साइड जो कि ऑलरेडी हमें पता है 4, और अगर मैं इसकी बात करूं जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 अंडर रूट 2, और इसकी बात करें तो ये भी कैलकुलेशन हो चुका है 2 अंडर रूट 2। तो अब आप इसको देखें, ये है 4, इनको ऐड कीजिएगा लाइक होने की वजह से, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारे पास इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है क्या, 4 + 4 अंडर रूट 2 4। अच्छा, अब चूंकि ये प्लस में होना चाहिए था तो ये मैं इसको सही कर देता हूँ। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो देखा आपने कि इस तरह हम इसकी वर्किंग करते हैं। अच्छा, अब आइए हम एक अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। और ये क्वेश्चन जो हमारे पास पैरामीटर से रिलेटेड है, वो वेक्टर से रिलेटेड है। अब ये क्या कहता है, जरा पढ़ लेते हैं। कहता है वेक्टर ए और वेक्टर बी आर डैश वेक्टर। अच्छा, अब ये कौन सा वेक्टर है, या तो ये वेक्टर पैरेलल हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है। अच्छा, बोथ की तो गुंजाइश ही नहीं है, नन की बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ भी। तो अब देखिए, बात यह है कि अगर पैरेलल होगा ना तो इसमें से कुछ कॉमन आएगा, कॉमन लेके चेक करें। जब इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आई, बल्कि वो कॉमन ले ही नहीं जा सकता, तो कॉमन तो इसमें से नहीं लिया जा सकता, तो ये तय है कि ये पैरेलल नहीं है। तो अब एक काम कर लें, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा ना तो याद रखिएगा कि अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो इनका जो डॉट अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो हम ये कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जरा इसका डॉट प्रोडक्ट लेके देखें। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, देखिए, इस आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर के के कोफिशिएंट को के के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 4 = 12। तो ये 12 हो गया, प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये प्लस का 12 हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो गया। फिर ये माइनस है, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाएगा। तो अब आप जरा देखें, ये डॉट प्रोडक्ट तो हमने ले लिया, अब इसको चेक करें तो ये प्लस इसके साथ माइनस के साथ प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस माइनस। तो एक्चुअल में इन दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो 0 के बराबर आ गया है। तो 0 के बराबर आएगा तो हम कहेंगे ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब आइए, ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है, ये भी वेक्टर से रिलेटेड है। इस वेक्टर, इसको देखें जरा। देखिए, अब इसमें ये होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इसमें गिवन है, देन द वेक्टर आर, तो वेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि हम ये देखें कि किसी वेक्टर से कोई कॉमन आ रहा है। देखिए, वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर बी लिखा हमने, हमें लगा कि इसमें से कॉमन आ रहा है। देखिए, 2 2 और 2 तीनों में जो है वो 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन निकाल लेते हैं 2। जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें आएगा 3i, ये प्लस 4j, और ये प्लस 5k। अच्छा, अब आप जरा गौर करें कि ये क्या बन चुका है, बी वेक्टर है 2 टाइम्स, ये अगर देखें आप तो ये तो वेक्टर ए बन चुका है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई ऐसा कंडीशन हो कि जिसमें कोई दो वेक्टर किसी स्केलर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, आपस में बराबर हो, तो हम कहेंगे कि वो आपस में पैरेलल होगा। तो ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। तो हम कहेंगे कि यहाँ वेक्टर ए और बी पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सवाल है मैट्रिसेस का। तो अब इसके अंदर देखें कि ये क्या कह रहा है।
देखिए इसमें ये कह रहा है ना कि कंडीशन ये दिया हुआ है कि आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा, ए बी माइनस थ्री सी ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये करें, ए बी, ठीक है। अच्छा ए बी के लिए क्या करेंगे, आप ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप मैट्रिक्स ए लिखिएगा। ए हमारे पास है 1 4 3 और 1। फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी की बात करते हैं, ये हमारे पास आएगा 1 2 3 1, ठीक है। तो अब ये आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये रॉ जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर बिल्कुल इसी तरह ये रॉ इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये तरीका कार है। फिर इसी तरह जो है सिमिलर वर्क है कि ये रॉ इससे मल्टीप्लाई होगा, ये रॉ इससे मल्टीप्लाई होगा कॉलम से। तो देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि 1 × 1 1, और फिर प्लस फार्मूले के लिहाज से फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा गैप दे के लिखे, 3 × 1 3, प्लस फिर 3 × 1 3, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो गया। तो आपने गौर किया कि ये पहला रॉ जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया है। बिल्कुल इसी तरह अब हम सेकंड रॉ की बात करेंगे, तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा सेकंड रॉ, बारी बारी दोनों कॉलम से। 4 × 1 4 +2 × 1 2, तो ये हमारे पास 4 + 2 आ गया। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 3 = 12 +1, ठीक है। तो अब देखा आपने कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो ए और बी जो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह आया है कि ये हो गया 7, ये 6, ये 6 और ये 13, ठीक है। तो ये आ गया इसका। तो अभी हमने क्या किया, हमने ये फॉर्म जो है ना कैलकुलेट किया कि ए बी आपस में जो प्रोडक्ट है ये ले लिया। अब वो कह रहा है 3C, तो चलिए भी 3C की बात कर लेते हैं। तो 3 और C, तो सिंपल सी बात है, मैंने लिखना 3 और C। वेयर इज सी, सी हमारे पास ये मैट्रिक्स की मैंने 1 2 4 0। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं। तो ये 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो गया, 3 × 4 12 हो गया, और 3 0 0 आ चुका है, ठीक है। तो ये हमने 3 से कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली ना। अब क्या होगा कि अब ए बी माइनस 3C, ए बी का रिजल्ट ये है और 3C का रिजल्ट ये है, इनको आपस में माइनस करना है। तो अब आप लिखेंगे ए बी माइनस 3C, ठीक है। ए बी वेक्टर वो मैट्रिक्स हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये है ए बी, ठीक है जी। तो ए बी हमने क्या करना है कि ये है हमारे पास, सबसे पहले लिखेंगे 7 6 6 13, ये लिखा आपने, माइनस करना है, और उसके बाद 3 6 12 0 ये लिख लें आप। जब इसको माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है देख लीजिए। माइनस करने पर रिजल्ट 7 - 3 4, 6 - 6 0, और अगर इसकी बात करें तो 6 - 12 -6, और आखिर में अगर मैं इसकी बात को 13 में अगर 0 माइनस करेंगे 13, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है 4 6 - 6 13। चलिए जी ऑप्शन देखें, 4 6 - 6 13 ऑप्शन तलाश करें। तो देखें इसमें ऑप्शन जो है 4 4 0 6 - 3, 4 0 4 0 - 6 13। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली एक्चुअल में याद रखिएगा ये है 0, ठीक है ना, क्योंकि 6 - 6 0। तो ये ऑप्शन नंबर बी अगर गौर करें तो पहले रॉ में 4 - 6, देखिए यहाँ भी 4 - 6, सेकेंड रॉ में 0 13 0 13। तो यस ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए हमारे पास एक सवाल है कि कह रहा है कि जी इसके अंदर के इसको कि जो है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ जो है वो ax² + bx + c, देन अल्फा माइनस बीटा विल बी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अच्छा अब इसका रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ द रूट, ये हो जाएगा -b/a, ठीक है। छोटा सा फार्मूला होता है। और इसी तरह अगर आप इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैलकुलेट करना चाहें इस इक्वेशंस का, तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, c/a। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब आप ये देखें कि हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा। तो सोचें अल्फा माइनस बीटा हमें चाहिए, लेकिन चले हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है ना, ये फार्मूला है। अब आप ये क्या करेंगे इस तरह के देखें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है
अब आप यूं कर लें इसको कि इसमें ना आप इसको अल्फा बीटा टू अल्फा बीटा से प्लस भी कर लें और इसको माइनस भी कर लें। तो देखिए अगर मैं यहाँ ये करता हूं कि इसको अगर मैं लिख लूं इस तरह के, देखिए ये माइनस का टू अल्फा बीटा है ना, हम ये चाहते हैं कि यहाँ अगर इसको माइनस का टू अल्फा बीटा को हम यूं लिखना चाहते हैं कि चले हमने इसको लिखा प्लस का टू अल्फा बीटा माइनस का फोर अल्फा बीटा, क्या इस तरह लिख सकते हैं? देखिए फोर में से टू माइनस करेंगे माइनस का टू अल्फा बीटा आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसको ब्रेक किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको हमने यहाँ ब्रेक किया है। अच्छा, अब यहां से जब हमने ये काम किया है तो आप जरा इसको गौर कीजिए, ये तो यहां से यहां तक फॉर्मूला बन चुका है ना। तो बेसिकली हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ इसको फार्मूला क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया ये, और माइनस फोर अल्फा बीटा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ ये करें कि इसमें वैल्यू पुट करें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस बी ओवर ए लिखा हुआ है, इसमें पुट अप करें, ये आ गया माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम अल्फा बीटा सी ओवर ए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब आइए मैं इसकी मजीद वर्किंग बताऊं आपको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब आप जरा गौर करें कि ये इवन पावर इसको पॉजिटिव करेगा तो ये बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगा, और पावर ब्रेक करें बी पे भी और ए पे भी, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया माइनस, आप फोर को इससे मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा फोर सी अपॉन ए, ठीक है। अब होगा ये कि हम इसको जो है वो हल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर दें ना, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए हमारे पास, तो ये एलसीएम लेना चाह रहे हैं, तो बेसिकली अब हमारे पास दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब आप देख लें ये हो जाएगा फोर ए सी और नीचे हो गया ए स्क्वायर। अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहां से अगर हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो सिंपल सी बात है कि अल्फा माइनस बीटा फिर किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर तो स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है न्यूमरेटर पे इसको कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो एक इस ए जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का फाइनल रिजल्ट ये है। अब आप इसको देखें कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए, ऑप्शन बी जो है वो इसका दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं न्यू क्वेश्चंस की तरफ, और वो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये है। अब इस क्वेश्चंस के अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चंस में ये कहता है कि हमें इस पता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि बराबर है टू आयोटा और ब्रैकेट में आयोटा माइनस टू है। देन अब इसका जो है हमें रियल पार्ट देखना है कि क्या होगा। तो मसला कोई नहीं है, आप टू आयोटा को जरा मल्टीप्लाई करा दें अंदर। जब आप टू आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फोर आयोटा, राइट। अब ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस वन के बराबर होता है। ये फोर आयोटा लिख लें आप इसको, तो बेसिकली ये माइनस टू माइनस फोर आयोटा आ गया है। तो आप देखें कि ये माइनस टू क्या है, ये रियल है ना, और ये इमेजनरी है। हमें रियल चाहिए, तो इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है, माइनस टू आ रहा है। तो जी, ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल के लिए वैलिड ऑप्शन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि जिसके अंदर आप जरा गौर करें, तो क्या है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 96 स्क्वायर फीट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अच्छा जी, हमें जो है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करें कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसका सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम चाहिए। तो इन सिंपल सी बात है, देखिए अगर मैं बात करूं ना कि क्यूब्स की बात करूं, तो देखिए ये है हमारे पास क्यूब, ठीक है। अच्छा, क्यूब की एक अच्छी बात या प्रॉपर्टीज में ये होती है कि ऑल साइड इक्वल होते हैं, ठीक है जी। ऑल साइड इक्वल होता है, अगर एक साइड एस है ना तो दूसरा साइड भी एस है, तो तीसरा साइड भी एस है। तो अब ये सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो हम देखते हैं कितने साइड्स हैं। अगर हम फ्रंट और बैक की बात करें तो दो साइड्स हैं, लेफ्ट और राइट की बात करें तो दो और दो चार हो जाते हैं, अप और डाउन की बात करें टोटल टोटल सिक्स हो जाते हैं। तो अगर फर्स्ट
साइड है, इसका एरिया एस इंटू एस है, तो हम लिख सकते हैं 6x²। तो मैंने इसको लिख दिया 6x², ठीक है। और ये है टोटल सरफेस एरिया। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 96, तो हमने लिख दिया 96, ठीक है। तो अब यहाँ से s मतलब एक साइड कैलकुलेट कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करें तो ये 16 आ जाएगा, और s कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 फीट, ठीक है जी। अब वो तो वॉल्यूम मांग रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम का फार्मूला आप जानते हैं, क्योंकि ये क्यूब है ना, तो हम कह सकते हैं s⁻³ क्योंकि सारे साइड सिंपल है, और सारे साइड एक जैसे होने की वजह से हमने s³ लिखा। अब हम इसको लिखेंगे क्योंकि एक साइड 4 है, पावर क्यूब है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 क्यूबिक फीट हो गया। आंसर इसका आना चाहिए। अब तलाश करेंगे, देखिए कहीं है, यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। तो ये एक सवाल था और सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। वो ये कह रहा है कि फॉर द सीक्वेंस 3, 7, 11 फाइंड द nth टर्म। तो सिंपल सी बात है कि अब अगर आप सीक्वेंस की बात करते हैं, तो देखिए इसमें अगर हम ये देखें कि इसको इसमें से माइनस करें तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको इसमें से माइनस करें तो 4 आ रहा है। फर्स्ट टर्म की बात करें तो 3 है, डी की बात करें तो 4 है। तो हमें कॉमन डिफरेंस और टर्म्स का अंदाजा हो गया है। तो अब आप जनरल टर्म की तरफ आ जाते हैं, तो इसमें आप ये देखें कि nth टर्म हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 d। ये फार्मूला याद रखिएगा। अच्छा, अब जब ये हमने इसको लिख लिया, तो अब इसमें देखें कि बेसिकली ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस एपी में है ना, इस चीज का ख्याल रखना है। एपी में क्यों हमने कहा, चूंकि कॉमन डिफरेंस एपी में सेम होता है। अब ये हमारे पास जो है वो nth टर्म कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू 3 रखिएगा, +n - 1, और d जो है वो 4 है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करा दें, 3 + 4n - 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो होगा वो 4n लिख सकते हैं और -1। तो ऑप्शन है 4n - 1, ये है हमारे पास इस सीक्वेंस का एनेटम का करेक्ट आंसर। अब आइए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, कह रहा है कि इफ टू कोड आर ड्रॉन इनटू अ सर्कल सच दैट बोथ आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, देन बोथ कोड आर अनइक्वल इन लेंथ, बोथ कोड्स आर इक्वल इन लेंथ, एंड सो ऑन। तो चले हम जरा सा इसकी वर्किंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहला हमने क्या करना है कि सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सर्कल ड्रॉ किया है, ये हमने सेंटर ले लिया है। एक कोड हमने सेंटर से यहाँ ड्रॉ किया है, दूसरा कॉर्ड हमने सेंटर से यहाँ ड्रॉ किया है, दो कॉर्ड हमने ले लिया है। इफ द टू कॉर्ड आर ड्रॉन इनटू अ सर्कल सच दैट बोथ आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब वो कह रहा है बोथ आर इक्वल, यानी सेंटर से अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूंगा और सेंटर से अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूंगा, तो वो कह रहा है दोनों जो है वो सेम है। तो बोथ आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देन बोथ कोड आर अनइक्वल इन लेंथ। तो वो कह रहा है कि दोनों कोड जो है वो अनइक्वल इन लेंथ है, बोथ कोड आर इक्वल इन लेंथ। देखिए याद रखिएगा, इसमें ये बात याद रखिएगा कि अगर, यानी इसके अंदर एक पोस्टुलेट है साइड एरिया साइड वाला ना, कि अगर साइड एरिया साइड जो है वेरीफाइड अगर है, तो इसका मतलब ये कोड जो है वो इक्वल होगा, और यहाँ साइड एरिया साइड वेरीफाइड होता है। मतलब ये है कि जब यहाँ से आप ड्रॉ कीजिएगा एक, और यहाँ से इसको ज्वाइन कीजिएगा, तो ये आपके पास जो है वो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब याद रखिएगा कि जब सेंटर से दोनों कोड का फासला इक्वल डिस्टेंस होगा, तो हम यहाँ इस पोस्टुलेट के मुताबिक हमारे पास ये जो है ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा। तो इस सूरत में हमारे पास ये दोनों कोड जो है वो क्या होगा, इक्वल इन लेंथ होगा। तो अब आप देखिए कि बोथ कोड आर इक्वल इन लेंथ, यस, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि अगर वो ये कहता है कि इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द टेंजेंट टू द सर्कल, देन कंडीशन विल बी, याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सवाल हो जिसके अंदर सर्कल हो और उस सर्कल की इक्वेशन हो, और सर्कल की इक्वेशन पे जो है वो टेंजेंट हो कोई स्ट्रेट लाइन, तो उस सूरत में, और खासकर जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला है या इक्वेशन कह सकते हैं, तो उस सूरत में जो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि c², कंडीशन ये बनेगा, आर बराबर है r² ब्रैकेट में 1 + m² की, ये कंडीशन याद रखने वाली बात है।
तो जब भी आपके पास सिचुएशन अगर ये आएगा कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो लेकिन वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो और सर्कल इक्वेशन ये गिवन हो, तो और ये जो इस लाइन है वो सर्कल पे टेंजेंट हो, तो फौरी तौर पर कंडीशन ये इसके लिए जो है ना, याद रख लीजिएगा, ये वेरीफाइड कंडीशन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि इसमें याद रखें कि सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर दूसरा यूनिट मैट्रिक्स। जब भी सिचुएशन ये आएगा दो यूनिट के दरमियान, यूनिट मैट्रिक्स के दरमियान ये कोई भी मैट्रिक्स होगा, तो आंसर जो है सेम वही मैट्रिक्स होगा। अब देखें, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये अगेन यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास इसके दरमियान आ गया, ये इसके सेंटर में आ गया, ये दोनों के सेंटर में आ गया, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर वही होगा जो जो एक्चुअल में सेंटर में मैट्रिक्स है। तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो ना तो इवन है और ना ही ऑड फंक्शन है। तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें पुट करके देख लीजिए। अच्छा, अगर इवन होगा तो माइनस में होगा फंक्शन, प्लस में होगा, और अगर ऑड होगा तो माइनस में होगा। तो सिंपल सी बात है। तो अब अगर मैं इसका फंक्शन कह रहा है कि इज नीदर इवन नॉर ऑड, तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करता हूं कि एफ ऑफ एक्स पहले कॉपी कर लेता हूं फंक्शन को, कॉज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहां अगर माइनस एक्स पुट करता हूं तो देखिए क्या आ रहा है, कॉस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप अच्छी तरह जानते हैं ये माइनस तो ऑटोमेटिक रिमूव हो गया इसमें से, ठीक है, और ये प्लस इवन पावर पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव पावर पॉजिटिव करेगा तो ये स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन रिपीट हो गया है और पॉजिटिव है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, हम कह रहा था कि ऐसा इसमें से बताइए वो फंक्शन जो ना ही इवन हो ना ही ऑड हो। ये तो इवन फंक्शन आ गया, तो ये इसमें ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आइए जरा हम बात करते हैं बी की ना। तो बी पे अगर हम आते हैं तो अब ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम एक्स की जगह माइनस पुट करें, माइनस, तो अब यहां देखें, यहां भी अगर हम माइनस एक्स लिखें और प्लस यहां भी माइनस एक्स लिखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन एक्स, और ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा स्क्वायर फॉर्म में। अब अगर मैं यहां से देखें, ये फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा है, अगर मैं यहां से फर्स्ट करें माइनस कॉमन निकालता हूं और चेक करें कि अंदर क्या हो रहा है, तो ये हमारे पास अगेन फंक्शन जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो फंक्शन की फॉर्मेशन ही नहीं बन रही है। तो हम कहेंगे ये फंक्शन ना ही इवन होगा ना ही ऑड फंक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये हमारे पास जो सवाल है, ये सवाल कुछ इस तरह है, कहता है कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, अब टू एंगल के दरमियान, जैसे दो वेक्टर्स के दरमियान अगर हमें एंगल चाहिए ना, तो सिंपल सी बात है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला ये होता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर्स के दरमियान जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला है। याद रखिए ये ए और बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो बस चले हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि ए बी डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो हम यहाँ से ए डॉट बी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, ए डॉट बी कैलकुलेट करने का मतलब फार्म तरीकाकार क्या है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए। तो 4 3 द 12, तो ये 12 हो जाता है, प्लस -2 -6 माइनस माइनस +12 हो जाता है, और +4 माइनस यानी मतलब -8 हो जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 16 आ गया, यानी डॉट प्रोडक्ट 16 आ चुका है। अब हम चाहते हैं मॉड ए कैलकुलेट करें। अच्छा, मॉड ए कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है, इनके कोफिशिएंट का उसके स्क्वायर कर लें। 4 का स्क्वायर 16, और प्लस -2 का स्क्वायर 4, और अगेन 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 36, और 36 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 6 होता है। अब हम जो है वो डिटर्मिनेंट बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो डिटर्मिनेंट बी की बात करते हैं तो वो कैसे होता है, या मॉड बी कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो देखिए बात ये होता है कि सिंपल सी बात है, अब हम बी की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया है, और प्लस -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा 49, लिहाजा इनका जो रिजल्ट आ गया वो 7 आ गया है। अब सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इस फॉर्मूले में रखें। ए डॉट बी की जगह आप रखेंगे क्या, बल्कि एक काम ये कर लें कि यहाँ से पहले कॉस थीटा को फाइनल कर लेते हैं, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। तो अब इस तरह देखें कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ए डॉट बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है जो कि 16 आ रहा है, और इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 6 है और ये 7 है, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 16 यानी 8, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 2 8 द 16, 2 3 द 6, और ये 21 आ गया है। तो हम अगर थीटा को फाइनल करते हैं तो थीटा हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है, कॉस राइट में जाके इन्वर्स हो जाएगा 8/21। अब जरा देखें कि कॉस इनवर्स 8/21 कहाँ है। तो अब यहाँ चूंकि ये हमारे पास 18 है, 18 नहीं है बल्कि ये 8 होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स 8/21, तो ये ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, और ये हमारे पास है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी। देखिए अब हमें क्या चाहिए, इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो याद रखिएगा आप कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो आप जो है ना इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो बस अब आप ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहें अगर, तो लिखेंगे ए क्रॉस बी। देखिए ए और ये बी है हमारे पास। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा आई जे के, पहले रो में आप आई जे के लिख लें। सेकंड रो में पहले चूंकि ए लिखा हुआ है ना, तो आई का कोफिशिएंट 2 हो गया, जे का कोफिशिएंट 1 है, के का कोफिशिएंट 1 है। अगर हम थर्ड रो की बात करें तो बी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 4 2 और -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम आई से इसको सॉल्व करेंगे। आई यानी पहला हमारे पास जो है ये एलिमेंट है, तो ये हमारे पास आएगा 1 2 1 -1, प्लस फिर माइनस जे के साथ जब हम इसकी वर्किंग करेंगे तो ये होगा 2 4 1 -1, प्लस माइनस फिर प्लस के से अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 1 2, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग करेंगे। देखिए बात ये है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है देख लेते हैं। देखिए ये आई है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये -1 होगा, ये -2 हो गया। ये माइनस जे की बात करेंगे तो ये -2, ये -4 हो गया। और प्लस अगर मैं इसकी बात करूं 2 to the 4 -4 हो गया, ठीक है। तो ये -3 आई हो चुका है, और ये माइनस माइनस प्लस 6 जे हो गया, ठीक है जी। और ये तो 0 हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल इसका रिजल्ट यानी ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है -3i + 6j। -3i + 6j जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, तो ये है -3i + 6j। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन वाई। अच्छा अब मैक्सिमा पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए जी इसकी वर्किंग जरा कर लेते हैं और देखें कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या आएगा। सिंपल सी बात है कि अब आप यहाँ ये देखें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन वाई =x³ -6x² + 9x - 2 लिखा हुआ है ना। तो आप इसका सबसे पहले करें इसको डिफ्रेंशिएट, तो ये होगा dy/dx, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ये होगा 3x² - 12x + 9, ठीक है जी। ये आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको 0 के बराबर ले लें। अब यहां से आप 3 कॉमन ले लीजिए। देखिए 3 कॉमन लेके इसको मजीद मुख्तसर कर लेते हैं, x² - 4x + 3 = 0। तो अब हमारे पास आ गया x² - 4x + 3 = 0, ठीक है जी। अब यहां से इसको अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 1 = 3, x² - 3x - x +3 = 0, ठीक है जी। तो ये +3 हो जाएगा, और ऐड करने पर -4 आ रहा है, इसमें से x कॉमन ले लीजिए। तो x -3 आ जाएगा, इसमें से -1 कॉमन ले लें तो x -3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है x -3 और x -1,
तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक 1 है और एक 3 है। अच्छा, अब क्या होगा कि वो कह रहे हैं कि द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन y में। अच्छा, अब सबसे पहले काम ये करें कि इसको डबल डिफरेंशिएट लें। जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट लिया, अब इसको दोबारा देखें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं इसको 6x -12 आ गया है। अच्छा, अब इसमें क्या करें कि पुट करें इसमें x की वैल्यू 1 पहले पुट करें। तो 1 पुट कर रहे हैं, -12 पुट कर रहे हैं। तो अब -12 लिखने के बाद पुट 6 मतलब 6 माइनस 6 आ गया। देखिए ये नेगेटिव आ गया है, ये -6 का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो बेसिकली मैक्सिमा होता है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू में हमारे पास फंक्शन मैक्सिमा होता है। तो अब सवाल ये है कि एक्स की किस वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है, 1 पे, तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसमें क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट दैट डिवाइड्स अ गिवन लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 4:1 पे। अच्छा, अब 1:4 पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेसिकली इसका आंसर क्या आना चाहिए वो जरा देख लें आप। 1:4 पे इसको डिवाइड करने पर आंसर क्या आना चाहिए, चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने करना ये है कि इसका एक फॉर्मूला याद रखें। इसका एक फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला ये होता है कि m1 x1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ये होगा, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फिर कॉमा लिखिएगा। फिर हमारे पास होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा सॉल्व करने पे। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखें कि अगर हम यहाँ एक जो है वो ग्रिड बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो पॉइंट दिया हुआ है। अब पॉइंट इसके अंदर कौन कौन सा दिया हुआ है वो जरा देख लेते हैं। बेसिकली इसके जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। देखिए अगर बात करते हैं कि यहाँ हमें जो है वो पॉइंट कुछ इस तरह गिवन है कि मैं लिख लेता हूँ -2, 0। एंड जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो है 8, 10 पे। सही है, ये पॉइंट क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है। बजाहिर यहाँ मेंशन नहीं हो रहा है लेकिन ये मैंने मेंशन कर दिया है कि दो पॉइंट्स गिवन है। आप कह रहे हैं द पॉइंट दैट डिवाइड्स अ गिवन लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट शो हो रहा है इन द रेशो 1:4 पे। तो अब आपका काम कुछ नहीं है सवाए इसके कि आपने ना इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। अब इस फॉर्मूले में आप जरा गौर करें कि ये आपके पास जो है ना ये वाला, ये आपका M1 हो जाता है, और ये आपका जो है वो M2 ले लें आप इसको, ठीक है, ये M2 ले लें। अच्छा, दूसरी सूरत में अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि इसको आप x1 ले लें और इसको y1 कह दें, ठीक है। और ये हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है आप इसको x2 और इसको y2 कह दें। अब देखें ये जो क्वेश्चंस में मौजूद नहीं था लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में ये मौजूद था, दो पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि बताइए कि क्या होगा इनके दरमियान रेशो का। पॉइंट डिटरमाइन करना है, डिवाइड करेगा इस रेशो से। अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना ये है ना, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो गया, यहां से m1 m2 हो गया। अब आप सारी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। जब सारी वैल्यूज को इसमें रख के सॉल्व कीजिएगा ना तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0, 2। ठीक है जी। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, और रेशो जो होता है ये भी आपको बता दिया, इसको M1 M2 कह दिया कीजिएगा। और दो पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, इन दोनों को एक पॉइंट्स को x1 y1 कह दें, दूसरों को x2 y2 कह दें, फॉर्मूले में रखें, सॉल्व करें तो आपके पास आसानी से जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आइए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह है। देखें अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी वर्किंग कैसे होगी जरा इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखिए लिखा हुआ है इफ x - y+1 इक्वल टू 0 एंड x - y+5 इक्वल टू, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज।
अच्छा जी, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, हमें इसकी वर्किंग करनी है और इसको चेक करना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, अब अगर मैं इस सवाल को डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहली बात ये होगी कि मैंने आपको इसका पहला बताया था, सिंपल सी बात है कि आप ये देखें कि इसका कोफिशिएंट, इसका आप ये देखें कि इसका कांस्टेंट क्या है, 1 है, इनका कांस्टेंट क्या है, 5 है। तो सबसे पहला काम ये कर लें कि आप लिख लें 5 - 1 न्यूमरेटर में, पहला काम ये कर लें, ठीक है जी। बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। अब चूंकि दोनों का कांस्टेंट जो एक्स और वाई है, इनका कोफिशिएंट सेम है ना, तो बस आप इसको रूट के अंदर ना इस दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर कर लें, एक्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके सम कर लें बस। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये होगा √2। ठीक है जी। अब तलाश करेंगे है यहाँ कोई, अच्छा अब इसमें रेशनलाइज करने की जरूरत है। तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करते हैं, ये 4 √2 अपॉन 2 हो गया, इसको कैंसिल करें तो ये 2 √2 आ जाएगा। अब देखें कि आंसर है यस, इसके अंदर 2 √2 भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। अच्छा जी, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ये है कि इसके अंदर वो ये कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद होगा तो बताइए कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप अच्छी तरह जानते हैं अगर इंटीग्रेट लेन करना हो कोई ऐसा फंक्शन जो नीचे हो उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो उसको ln के साथ लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको आंसर ये लिखेंगे ln f(x+c)। तो अब आप तलाश करें कि इसके अंदर मौजूद है, यस ऑप्शन ए मौजूद है, ln f(x+c), ऑप्शन ए जो है वो ठीक ऑप्शन है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इसकी वर्किंग कर लेते हैं जरा। देखें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द इक्वेशन इक्वेशन ये है और कह रहा है हैज रूट्स, इक्वेशन हैज रूट्स क्या होगा, या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा या कॉन्सिडेंट होगा या कुछ भी नहीं होगा इसमें से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, हमने एक जनरल फार्मूला होमोजीनियस इक्वेशंस का याद रखें, ये होता है ax² + 2h(xy) +by² = 0। याद रखिए ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशंस कहलाता है कि जिसमें राइट हैंड में 0 होगा, बाकी x² के साथ जो है वो दरमियान में xy होगा। ठीक है जी। तो अब अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें ना तो दोनों जो है वो कम मुझे एक जैसे लग रहे हैं ना। तो अब यहाँ से a की वैल्यू देखिए, x² का कोफिशिएंट जो है वो a कहलाता है जो कि 2 आ गया है। अच्छा अब यहाँ अगर हमें h कैलकुलेट करना हो तो हम ये जानते हैं कि यहाँ एक्स वाई का कोएफिशिएंट जो है वो 2h है और यहाँ xy -5 लिखा हुआ है। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ से h जो है वो -5/2 आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह अगर y का कोएफिशिएंट यहाँ b है ना, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है, तो b की वैल्यू 6 आ गई। अच्छा अब हमें मालूम है कि h² - ab, इसकी के वैल्यू कैलकुलेट करके देखें क्या होता है। एस की जगह मैं लिखूंगा 5/2, इसका होल स्क्वायर लिखूंगा। ए हमारे पास है 2, इसकी वैल्यू जगह 2 लिखेंगे और इसका मतलब बी की वैल्यू 6 लिखेंगे। ठीक है। अब इसकी वर्किंग करें, देखें इवन पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, 5×5 = 25/4 हो गया, -12 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है जरा चेक कर लें। ये 25 - 48/2, आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है। देखिए अगर इसकी वैल्यू जो है अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे कि इसका रूट जो है रियल कॉन्सिडेंट हो नहीं सकता, इमेजिनरी होगा। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरह सॉल्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द इक्वेशन, ये दिया हुआ है रिप्रेजेंट अ सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स। अच्छा अब इस सवाल में इस क्वेश्चंस की थोड़ी सी वर्किंग इस तरह करेंगे। देखें, तो अब यहाँ सवाल जो कुछ इस तरह है ना कि आप ये देखेंगे कि x² और y² का कोफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है। अगर वो सेम नहीं होगा तो इसका मतलब वो किसी सूरत सर्कल नहीं होगा। ठीक है जी। तो इस तरह के सवाल को आप इस तरह बस देखेंगे कि अगर सर्कल नहीं होगा तो इसका मतलब जो है वो जो है वो पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स जो है इसमें से कोई एक हो सकता है। इस किस्म के क्वेश्चंस को हमने पहले बताया है, इसकी आप वर्किंग कर लीजिएगा आराम से, कैलकुलेशन नहीं है इसमें, डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। अब इस सवाल के अंदर देख लीजिए, इस सवाल के अंदर ये देख लें कि ये हमारे पास सिंपल कह रहा है कि द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट। अब ये कह रहा है क्या है ये, भाई देखिए इस सवाल में आप सबसे पहले ये कर लें कि हम ये जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट ले लें जरा सा, y4 ले लें, 16a² x² लिख लें। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ और यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो y² हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ax। अब ये फार्मूला बन गया ना, ये किसका फार्मूला बन गया, ये तो पैराबोला का फार्मूला बन गया, तो इसका मतलब इसका आंसर पैराबोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब इस सवाल की बात कर लेते हैं, इसकी ये बात करते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह है कि आप देखें वही बात है कि इसके अंदर दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। दोनों से मुराद क्या, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जब दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो ये तो सिंपल सर्कल है। आगे बढ़ते हैं जी, सिंपल सिंपल सवाल है, तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इसकी वर्किंग करना पड़ेगा। अब ये सवाल में क्या कहता है, इस सवाल की जरा बात करें। देखिए बात ये है कि ये कह रहा है द इक्वेशन हैज रूट दैट, अब ये देखना पड़ेगा कि इसका जो रूट है रियल है, इमेजिनरी है, रैशनल है, ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो 2 है, बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट जो -8 है, और सी क्या है जो कि 9 है। डिस्क्रिमिनेंट के जरिए से इसको सॉल्व करते हैं, जो कि बी स्क्वायर -4ac होता है। अब बी का मतलब है -8, -8 का स्क्वायर रख लें, -4, ए मतलब 2, सी मतलब 9। अब यहां इसको सॉल्व करें, देखिए ये 64 हो जाएगा, ये माइनस जो है ये हो जाएगा 9 8 72। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये तो नेगेटिव आ गया। देखिए जब ये नेगेटिव आता है तो हमारे पास जो रूट होगा ना वो इमेजिनरी होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास बी पार्ट इसका आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अब ये सवाल देखते हैं। अब इस क्वेश्चंस को जरा देखें कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इस क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि लाइन पासिस थ्रू द इतना 5,6 एंड इज पैरेलल टू 7 देन द इक्वेशन। तो चेक कर लेते हैं। सिंपल सी बात है कि अब सबसे पहला काम ये करें कि इसके लिए आप ड्रॉ कर लें एक्सिस। हमने एक्सिस ड्रॉ किया। अब वो कह रहा है 5 और 6 में, एक्स 5 है तो वाई 6 है। सपोज करें कि ये हमारे पास 5,6 है, ठीक है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब लाइन इस तरह मूव करेगा, ठीक है। अब यहां जब लाइन इस तरह मूव कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अब ये सोचें कि एक्स, अब वो कह रहा है x7। x7 कहाँ आ रहा है, x7 जो है हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो x7 हमारे पास ये आ रहा है। देखिए ये अगर यहाँ 5 है ना, 5 6 7, तो x7 यहाँ आ रहा है। तो यहां से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लें, ये लाइन सीधी ड्रॉ कर लें। ये देखें ये है हमने पैरेलल टू, पैरेलल टू x = 7। तो x = 7 हमने यहां से ड्रॉ कर लिया। ये देखें ये हमने x7 ड्रॉ कर लिया। फर्ज करें ये हमारे पास पॉइंट जो है वो 7 है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहां से इक्वेशन क्या मिल रहा है, x इसको 7 आ चुका है। अच्छा अब जब ये 7 आ चुका है तो यहां से अब आप ये देखें कि हम बात कर लेते हैं ये 5। तो लाइन पासिस थ्रू द इतना एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू x = 7। पैरेलल टू x = 7 का मतलब ये होगा कि अब ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 7 है। अब यहां से जब आप इसकी वर्किंग देखेंगे तो यहां आप ये देखें कि x जो है ये हमारे पास क्या है, यहाँ 5 नजर आ रहा है। तो अब यहां से आप इसको लाइन ड्रॉ कर दें, ये। तो अब यहां आप ये देखें कि x की वैल्यू जो है ये क्या हो जाता है, ये 5 हो गया। तो अब कहने का मकसद ये है कि यहां से हमने एक वैल्यू, एक लाइन ड्रॉ किया जो कि x जो है वो 5 जो है वो पास हो रहा है। अब यहां ये देख लें कि इसमें अब आप इसको देखेंगे कि ऑप्शन 5 जो है वो कहाँ मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं देखूं कि y = 5, y = -5, और x = 5, तो x 5 है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो इसका वैलिड ऑप्शन है। तो देखा इसमें, तो इसमें ये होगा कि पहले आपने पॉइंट बनाना है और पैरेलल टू x = 7 लेना है। तो आप देखेंगे भाई x7 कहाँ आ रहा है, तो x = 7 जो है हमारे पास जो है वो इस पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ हमने 7 ले लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब 7 के पैरेलल कौन सी लाइन है जो कि यहाँ बनेगा, तो ये 5 पे आ रहा है ना ये। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पास जो है वो x की वैल्यू 5 आंसर आ जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है। अब इस डिस्टेंस की बात करें, देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, बस मैं यहाँ फार्मूला लिख लेता हूँ। देखें आपको आपको पता होगा कि जब एक लाइन और एक पॉइंट दिया हो तो फार्मूला लिखेंगे ax1 + by1 + c, मॉड में लिख लें, बेसिकली डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, √a² + b²। ये फार्मूला याद रखें। अब यहाँ x1, ये हमारे पास x1 और y1 क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0 0 हो जाएगा। और a क्या होगा, a का मतलब 3 है, b मतलब -4 है, और c मतलब 5 है। जब आप ये सारी वैल्यूज रख के इसमें कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर मैं बता दूं 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये सवाल हमारे पास है, ये इंटीग्रेशन का सवाल है, इसको इंटीग्रेट करना हो। अच्छा अब जरा ये देखें कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें। देखिए बात ये है ना कि इस एक्स को रिमूव करें, यहां से कैसे रिमूव होगा। देखिए
अगर मैं इस एक्स को रिमूव करूंगा तो हम 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर 1/x आ जाएगा, नीचे से ये एक्स रिमूव हो जाएगा, नीचे ln x आ जाएगा और dx आ जाएगा। अब इस सवाल को मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब आप जरा देखें, क्या नीचे फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? ln x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, तो देखें न्यूमरेटर में तो मौजूद है। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम इसको इंटीग्रेट इस तरह करते हैं, ln लिखते हैं और जो कुछ नीचे होता है उसको दोबारा लिखते हैं इसके साथ और प्लस से लिखेंगे। तो तलाश करें कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन ए। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि इसके अंदर आप ये गौर करें कि यहां वो कह रहा है x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा, देन द स्लोप इज। अच्छा, अब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, स्लोप निकालना है। तो याद रखिएगा, जब स्लोप मांग रहा है तो स्लोप का मतलब होता है dy ओवर dx, याद रखिएगा dy ओवर dx हमें चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए यहाँ वेरिएबल थीटा है, तो लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा। तो क्या होगा a, तो एज इट इज लिखेंगे, कॉस का जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा वो माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है जी, माइनस का साइन थीटा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस ए साइन थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अगर इस फंक्शन की बात करते हैं तो चलें इसकी बात कर लेते हैं कि डी वाई अपॉन डी थीटा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बी ऐसे ही लिखेंगे। साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस थीटा। तो देखा आपने, हमने ये दोनों कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो बस अब ये देखें, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस, बल्कि पॉजिटिव है, बी कॉस थीटा, और इसकी मैं बात करूंगा तो ये होगा माइनस ए साइन थीटा। तो आप ये जानते हैं कि ये तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है, कॉट के। अब देखें क्या ये ऑप्शन मौजूद है, माइनस बी अपॉन ए कॉट, यस ऑप्शन सी मौजूद है, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा। तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है वो सवाल है, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लिमिट अप्लाई करना है, लेकिन आप ये देखें कि क्या डायरेक्ट अप्लाई करने से रिजल्ट आ सकता है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ वन लिखूंगा ये नीचे जीरो हो जाएगा, जो हम किसी सूरत नहीं चाहते हैं। तो चले आप सबसे पहला काम ये करें, आप लिख लें x अप्रोच टू वन, इसमें से x कॉमन निकाल लें। देखिए x अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे x माइनस वन ऐसे ही लिख दें। अच्छा, अब मजीद इसको अगर इस तरह लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोच टू वन, इसको आप फॉर्मूले से खोल दें तो ये आप जानते हैं x प्लस वन और x माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में है x माइनस वन। अब ये एक्स माइनस वन कैंसिल कर दें, तो अब हमारे पास सिंपल सी बात हो रही, ये बच गया। तो बस सिंपल इसमें लिमिट अप्लाई करें, वन, वन प्लस वन, तो हमारे पास आंसर टू आ रहा है। तो देखिए टू ऑप्शन मौजूद है, बी ऑप्शन जो है वो टू है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह है, वो ये क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, अब इस सवाल में जरा गौर करें। देखिए कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन प्लस साइन एक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन प्लस साइन एक्स का मतलब क्या है? बात यह है कि आप जरा यहाँ जो है वो वैल्यू पुट करके चेक करें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। बात यह है कि आप जानते हैं कि एक्स हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैक्स वैल्यू एक्स की वन होती है, और इसी तरह अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो माइनस वन होती है। तो अब अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूं, देखें ये है वन लिखा हुआ है, वन लिखा प्लस साइन एक्स। ठीक है जी, साइन एक्स की जगह अगर मैं लिखता हूँ माइनस वन, ठीक है जी, तो ये आ रहा है वन माइनस वन इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो मिनिमम माइनस वन रखने पर जीरो आ रहा है। अगर हम साइन की वैल्यू पॉजिटिव रखें, एक्स की वैल्यू वन रखें अगर हम यहाँ, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो आपने गौर किया कि अगर मैं यहाँ चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली साइन का जो मैक्सिमम और मिनिमम है, मिनिमम वन है और और मैक्सिमम जो है वन है और मिनिमम माइनस वन है। तो अब बस इसमें आप देखें कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम जो है वन है तो वन रखेंगे, तो वन प्लस वन टू आता है। तो बस एक्चुअल में इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन एक्चुअल जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। लिहाजा इसको जो है वो मैं लिखता हूँ कि ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है जी, अब डोमेन की बात करते हैं, और ये हमारे पास जो है इस सवाल का
देखिए डोमेन ऑफ कॉट एक्स, सिंपल सी बात ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि डोमेन ऑफ कॉट एक्स का जो होगा वो रियल होगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो एन पाई नहीं होना चाहिए। तो बस डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो आप डी लिख लें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके चेक करें और देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये सॉल्व ऐसा करना पड़ेगा कि आप एलसीएम के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली ये हो जाएगा साइन 3x कॉज एक्स, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें कॉस 3x साइन एक्स, ये आ गया। डिवाइडेड बाय, मैं अगर इसको देखूं तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, यहां तक आ गए। अच्छा अब देखें साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको अल्फा इसको बीटा सपोज करें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है, पता है कि क्या फार्मूला ये होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे जो कुछ है आप फिलहाल एज इट इज कॉपी कर लें। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया है हमारे पास साइन 2x। ठीक है जी, नीचे आ रहा है साइन एक्स कॉस एक्स। अब एक काम कर लें कि साइन 2x आप जानते हैं कि फार्मूला होता है, इसको एक्सपैंड करें, टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसको एक्सपैंड कर दिया। नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप जरा गौर करें, कॉस से कॉस, साइन से साइन कैंसिल करें तो क्या आंसर आ रहा है 2। तो इसका जो वैलिड ऑप्शन है वो सी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कह रहा है कि कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन डैश क्वाड्रेंट। देखिए कॉस थीटा जो है वो फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है और वन में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये फर्स्ट में भी पॉजिटिव होगा और फोर्थ में भी होगा। तो ए और सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा कॉस जो है, अगर मैं इसकी वर्किंग इस तरह थोड़ा सा मजीद वजाहत कर दूं, तो कॉस इसमें भी पॉजिटिव है और कॉस इसमें भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बस इतनी सी बात याद रखें आप। अच्छा अब यहां आ जाइए, इसकी बात करते हैं। देखिए बात ये है कि इसकी अगर हम वर्किंग करें तो ये देखें क्या होगा। कह रहा है टेन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला काम ये कर लें, देखें ये है हमारे पास टेन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब ये 90 का मल्टीपल 3 है, अगर ये ऑड नंबर में आ रहा है तो 10 जो है वो कॉट में तब्दील कर दीजिए, तो ये बेसिकली ये कॉट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड में आ रहा है। अगर इवन होता तो इसको चेंज नहीं करते। तो 90 का मल्टीपल जो भी होगा, आप इवन और ऑड से इसको थोड़ा चेक कर लेंगे। तो अगर ऑड होगा तो इसको 10 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, और अगर कॉट होगा तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, इवन होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो चूंकि ऑड नंबर है तो 10 कॉट में हो जाएगा, और यहाँ जो भी एंगल होगा बेसिक एंगल वो आप ऑटोमेटिक कॉपी कर लेने आपने। अब सवाल ये है कि ये कॉर्ड थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको कॉर्डेंट बना के चेक कर ले, वन है ना, ये 3 है, इसी से हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ 1 होता है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब दूसरी बात ये है कि ये था यहाँ तक पहुंच गए, अब माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए प्लस करते तो हम यहाँ शिफ्ट होते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे तो हम पीछे आ जाएंगे, इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो कॉट पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉट या टेन थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब हमारे पास ये आंसर होना चाहिए। तो आंसर जो है वो ए, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा अब आइए मैं इसकी बात करता हूं कि यहां अगर हमारे पास इस सवाल की बात करते हैं कि ये सवाल हमारे पास क्या है, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो ये वजाहत इस तरह होगा कि यहां बेसिकली हमें वो कह रहा है कि कॉट -1 कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू देखें। तो कॉट इनवर्स -1 जो है वो आप इसको जो है वो वर्किंग कर सकते हैं, आराम से आप इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू जो है वो आप को पहले भी मैं सॉल्व कर चुका हूं, तो ये आप उसको वहां से चेक कर लीजिएगा। तो आई थिंक ये आप वहां से, आपका रिजल्ट बहुत सिंपल तरीके से वहां से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हैं। द परेड ऑफ सेकेंड एक्स, परेड ऑफ सेकेंड एक्स भी आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी वजाहत में करना चाहूँ तो सिंपल सी बात है कि आप ये देख लें कि सेकेंड हो या 10 हो या कॉस हो, तो उसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है जी, तो अब अगर मैं इस तरह लिख देता हूँ सेकेंड, ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, अगर फर्स्ट करें ये 5x लिखा हुआ है ना, तो मैंने यहाँ लिख देना है, इसको थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है, यहाँ 5x है। ठीक है जी, ये 5x है। तो सिकेंड 5x लिखा आपने और +2 पाई इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा सिकेंड हो या कॉस हो, इनका जो पीरियड होता है वो 2 पाई ऐड करते हैं। तो हमने ऐड कर दिया इसमें। अब जरा इसमें से इसको 2 को 5 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ डिवाइड करा देंगे।
तो जब मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड करा देंगे, तो सिंपल सी बात है, तो हमारे पास पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5। ठीक है जी, तो 2 पाई अपॉन 5 जो है इसका पीरियड हो गया। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। द पीरियड ऑफ 5 cot 5x। अब 5 cot 5x के पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि हम ये जानते हैं कि अगर हमें कॉट का पीरियड की बात करें तो याद रखिएगा कि 10 हो या कॉट हो, इन दोनों का पीरियड में हम क्या करेंगे, पाई को ऐड करेंगे। तो अब ये लिखा हुआ है 5 cot, बेसिकली ये 5x है ना, तो अब हम ये करेंगे 5x + पाई लिख दें आप। तो सिंपल सी बात है कि अब आपने करना क्या है कि हम इस 5 को रिमूव करेंगे। तो जब 5 यहां से रिमूव होगा वो किस तरह होगा, यहां से, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो यहां अगर मल्टीप्लाई होगा तो 5 डिवाइड कर दीजिएगा। तो बेसिकली पाई बाय 5 इसका एक्चुअल आंसर होगा। तो ये हमारे पास पाई बाय 4 नहीं है, बल्कि ये पाई बाय 5 कर लें आप, एक्चुअल आंसर जो है इसका ये होगा। तो सी ऑप्शन इसके लिए वैलिड ऑप्शन है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। अब ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हम जानते हैं कि इसको हम सरकम सर्कल कहते हैं, तो लिहाजा बेसिकली ये सरकम सर्कल हो गया। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो अब अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है कि f(x) गिवन है, g(x) गिवन है, बोथ इवन फंक्शन, देन f(x) क्रॉस g(x) क्या होगा। देखिए याद रखिए कि ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि जब मैं इसकी बात करूंगा कि जब हमारे पास f(x) और g(x) अगर दोनों इवन फंक्शन होगा तो इन दोनों का जो क्रॉस होगा वो हमेशा इवन ही आएगा। तो लिहाजा ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको आप इवन पे टिक लगा लें इसको। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज पॉसिबल इफ द फंक्शन इज। अब फंक्शन इनवर्स उस वक्त पॉसिबल होगा, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो सकता है। तो इस किस्म के सवाल को मैंने अभी पहले आपको डील कर चुका हूं, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, आप इसको देख लीजिएगा। द टू कॉइन्स आर टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपने कैलकुलेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख लें क्या कह रहा है। टू कॉइन्स टॉस किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड हो। अब सुने, कम से कम हेड एक हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 2 हेड हो सकता है। ठीक है जी, और क्या हो सकता है, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए ना। फिर ये है टेल के साथ हेड भी आ सकता है। ठीक है, तो कम से कम एक हेड हो। तो अब क्या होगा, ये टेल और टेल, देखिए ये हमने ऑप्शन, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, एक हेड तो चाहिए, इसमें कोई हेड ही नहीं है ना, टेल 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 और टेल लिखा हुआ है। तो अब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट हेड की बात करें, ठीक है ना, वन हेड की बात करें तो बस सिंपल है। देखिए 1 2 3, ये तीनों कॉम्बिनेशन में जो है एक, कम से कम एक हेड है, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकता है, क्योंकि कोइन को टॉस जो है वो 2 टाइम्स कर रहे हैं। तो बेसिकली 1 2 3, 3/4 इसका जो है प्रॉपर आंसर होना चाहिए। तो ये 3/4 इसका आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इस क्वेश्चंस की वर्किंग जो है वो इस तरह है कि अगर इसकी वर्क करें तो याद रखिए एक फिक्स क्वेश्चन है, इसको याद कर लें आप कि अगर Pn+1 - Qn+1 हो और दोनों का प्रोडक्ट मैन हो तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन P एंड Q जो है वो इसका जो है वो 0 आता है। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह आ रहा है कि द सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपने क्या करना है, तो सबसे पहले इसकी वर्किंग आप कर लें। सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 100 का मतलब ये होगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, कहाँ चले जाएंगे आप, 100 पे चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से जब आप इसको जाएंगे यहां से, तो ये बेसिकली जा रहा है कहाँ तक जा रहा है, एन टाइम तक जा रहा है। तो हम इसका फॉर्मूला ये लिखेंगे n+1/2। ठीक है जी। तो अब n का मतलब क्या है, 100 है, 100 लिखा, 100+1 लिखा, /2 लिखा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आ रहा है 5050 आ रहा है। और ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन मौजूद है इसमें। अब आइए मैं इस क्वेश्चन पे बात कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कहते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है कि इसमें आप ये देखें कि cos x + i sin x होल स्क्वायर, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे, ये जो 2 है ना इसको आप जरा मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि ये पावर 2 है।
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल के अंदर, ठीक है जी। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2x, ठीक है जी, प्लस आयोटा साइन 2x, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, अब यहां से याद रखें कि ये जो पार्ट है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इस पार्ट को जरा अलग कर लें आप, इस पार्ट को सेपरेट कर लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2x। अब साइन 2x किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 sin x cos x, ये इसके बराबर भी होता है। तो सिंपल सी बात है, आप याद रखें कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट या तो ये होगा या ये होगा या दोनों होगा। तो अगर इसमें देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी के अंदर जो है वो साइन 2x है, ऑप्शन सी के अंदर जो है वो 2 sin x cos x है, तो और कह रहा है बी और सी दोनों होना चाहिए, तो यस, ऑप्शन डी जो है इसका वैलिड ऑप्शन है। अच्छा, अब ये रियल पार्ट के हवाले से इसमें बात कर रहा है। अब इस रियल पार्ट में तो सिंपल सी बात है, वही कॉन्सेप्ट है कि पावर को आप पहले एंगल से मल्टीप्लाई कर दें आप। तो जब पावर को एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 5x प्लस आयोटा साइन 5x। अब इसमें कि ये रियल पार्ट है ना, तो अब रियल पार्ट को जब सेपरेट करें तो हमारे पास जो है रियल पार्ट आ गया है cos 5x। तो ये है cos 5x रियल पार्ट इसका। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। है वो ये है कि इसमें कह रहा है कि ओमेगा 205 है, कहता है इसकी वैल्यू बताइए। तो एक काम करते हैं ना, ओमेगा 205 है ना, ओमेगा 205 को कैसे लिखा जा सकता है? ओमेगा 204 + 1। ठीक है, इसको जरा सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देख लें कि इनको जरा इस तरह लिख लें कि अ, ये यकीनन 3 का फैक्टर होगा, यानी इसका मतलब ये 3 इसको डिवाइड कर देता है, राइट। तो इसको आप इस तरह लिख लें कि ओमेगा 204, ठीक है, और ये ओमेगा 1 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर आप इसको 3 के फॉर्म में अगर ब्रेक करना चाहें तो क्यूब को अंदर लिख लें और 68 को बाहर लिख लें। आप 68 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 204 जो है वो आ जाएगा, ठीक है, जबकि बाहर इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में ओमेगा मौजूद है। अच्छा, अब क्या करेंगे देखें, अब ये तो 1 के इक्वल है ना, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 1 पे आ गया 68 इंटू ओमेगा, और 1 पे कुछ भी 1 के बराबर है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? ओमेगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ गया ओमेगा, ऑप्शन बी, ठीक है जी। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेट से रिलेटेड है, और वो क्या कहता है, जरा इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है विच वन इज नल सेट, मैं इनमें से कौन सा नल सेट है। अच्छा जी। अच्छा, अब इस ऑप्शंस को देखें कि हमारे पास जो है पहला ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह है कि वो ब्रैकेट के साथ है, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है वो मिडिल ब्रैकेट में जो है वो पाई मौजूद है, ये विदाउट ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट के साथ शो हो रहा है। अब इसमें से ऑप्शन कौन सा है? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, ये बेसिकली इसका जो है वो हमारे पास जो है वो एक तो नल सेट ये है और 5 है, और दूसरा ये है, ये भी नल सेट है, क्योंकि इसके अंदर भी कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो 1 और 3 ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, 1 और 3 जो है ये नल सेट है, तो अब आइए देखिए इसके ऑप्शन पे तलाश करें। ऑप्शन ए कह रहा है 1 ओनली, नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है 1 एंड 3rd, 1 फर्स्ट एंड 3rd, ये यस। तो ऑप्शन बी जो है वो वैलिड ऑप्शन है, याद रखिएगा, ये है हमारे पास नल सेट, और ये भी नल सेट है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 और 3 जो है वो वैलिड ऑप्शन है। तो ये था हमारे पास नल सेट वाला सवाल। अब आइए अगर मैं इसकी बात कर लूं, देखिए ये सब क्या कहते हैं। ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल आइटम्स ऑन डाइनिंग टेबल, तो बहुत ही सिंपल सा है, अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, तो इसका मतलब ये है कि इसका सेट बी जो है वो ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन है? इसकी वजह ये है कि आप देख लें कि जो हमारे पास डाइनिंग टेबल से रिलेटेड यही सब होता है ना, प्लेट स्पून फॉर्क वगैरह, तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच वन इज करेक्ट। अब वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है आंसर। तो देखिए, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, इस तरह के सवाल हमने अभी सॉल्व किया है। तो अब 70 cos 75 नन। अब देखिए, बात ये है, अगर गौर करें फॉर्मूला, तो कॉस कॉस 75 है ना, 75 को लिख सकते हैं 45 + 30, यानी इस 75 को हमने ब्रेक कर दी। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यही होगा ना कि कॉस अल्फा कॉस बीटा, याद रखिए यहाँ प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे, साइन अल्फा यानी 45, और साइन बीटा यानी 30 डिग्री। अब ऑप्शन तो ये, अब तलाश करें कि क्या ये ऑप्शन मौजूद है। देखें, cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30, ठीक है जी, -sin 30। अच्छा, ये याद रखिए ये डिग्री का साइन है। तो इस तरह हमारे पास ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि वो ये कहता है कि यहाँ हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, और साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कह रहा है कि -2/3,
और जो हमारे पास एंगल है वो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि क्या 180 से 270 के अंदर। देन कॉस की वैल्यू क्या है? तो चलें जी कॉस की वैल्यू चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम ये कर लें, देखें हमें ये मालूम है कि साइन थीटा जो है वो गिवन है -2/3, और हम ये जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। तो अब हमें ये पता है कि भाई परपेंडिकुलर जो है वो हो जाता है 2, और हाइपोटेन्यूज जो है वो होगा 3, राइट। अब कॉस थीटा किसके बराबर होगा? देखिए कॉस थीटा जो है वो बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ना, तो अभी काम करें, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। हाइपोटेन्यूज बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, बेस को फाइनल करना है। तो बेस को अगर फाइनल करना है तो ये होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है 3 है, 3 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर, ये 9 - 4, इसका मतलब ये आ रहा है 5, ठीक है। अब चूंकि हम ये चाहते हैं कि हमें बी फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये √5 हो जाएगा भी, ठीक है। अब आइए हम कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैं लिखूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस क्या है? बेस हमने √5 कैलकुलेट किया है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 है। अब आप याद रखें कि हमने ये कैलकुलेट तो कर लिया √3/5, लेकिन अब ये कह रहा है ये हमारे पास एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। देखिए एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो कॉस जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है वो माइनस में आएगा। तो चलिए जरा चेक करें। यस, ऑप्शन सी देखिए, -√3/3 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो एक सवाल है जिसके अंदर हमें ये चेक करना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा ये चूंकि जो है वो इसके कॉफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है। x² का y² का कॉफिशिएंट सेम होता तो आप इसको कहते हैं कि भाई ये सर्कल है, ठीक है जी। अब यहाँ अगर आप इसकी बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो जरा देख लें कि ये हमारे पास लिखा हुआ है 7x² माइनस 33y² इक्वल टू 21। तो अब क्या करेंगे, इस 21 को अगर हमें 1 बनाना हो तो सबको 21 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको भी 21 से डिवाइड करें, इसको भी 21 से डिवाइड करें, यहाँ भी 21 से डिवाइड करें। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ गया x² अपॉन, ठीक है, 21/7, 7 नीचे आ गया, ठीक है। दूसरी सूरत में अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये आएगा y² अपॉन 21/33, ठीक है, ये आ गया। और ये हमारे पास जो है वो 1 आ गया। अब याद रखें x² अगर यहाँ माइनस होगा, -y² होगा, तो माइनस के जगह होगा ना, तो याद रखिएगा ये हाइपरबोला होता है। तो इसका मतलब ये है कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बस याद रखिए माइनस होगा तो हाइपरबोला होगा, और अगर ऑप्शन सेम होता तो इसका मतलब ये सर्कल होता, और पॉजिटिव होता तो एलिप्स वगैरह होता, ठीक है। और पैराबोला तो खैर उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है। अब देखिए ये आ गया 2x + y <5 सेटिस्फाई विच ऑर्डर पेयर। तो बस सिंपल सी बात है, आप इसमें 1 बाय 1 वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। मसला ये है कि अब यहाँ आप रखे 1 एक्स की जगह, तो एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, तो देखिए 2 1 रखा प्लस वाई की जगह 1 रखा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? ये 3 आ रहा है। ये कह रहा है वाई लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ वैल्यू 3 आ रहा है। यस, वेरीफाइड है ये। इसी तरह अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 2 इसके साथ 0 रखूंगा प्लस वाई 0 रखूंगा, तो ये आ रहा है 0। यस, वाई लेस देन इक्वल टू 5, यानी 2x + y लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ठीक है, वेरीफाइड है ये। अब मैं अगर यहाँ रखता हूँ x की वैल्यू 2 और प्लस y की जगह रखता हूँ 1, चेक करें 4 5, तो ये 5 आ रहा है। तो कह रहा है ये जो हमारे पास इनिक्वालिटीज है ये 5 के लिहाज से भी सेटिस्फाई। तो अब गौर करें कि इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस इनिक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली ऑर्डर पेयर क्या होगा? सारे ही होंगे, यानी ऑल, ठीक है। अच्छा, अब आइए मैं इस क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह के सवाल हमने कई दफा सॉल्व किया है। तो अब सबसे पहला काम ये होगा कि अगर हमें इसको टोटल चाहिए ना, पहले मैं टोटल की बात करूंगा, वो भी 1 से जाऊंगा। एन इक्वल टू अगर मैं 1 से 20 पे जाना चाहूंगा, तो बेसिकली इसको किस तरह लिखा जा सकता है? देखिए इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि बेसिकली हम चलें लिख देते हैं 2 से जाना चाह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बाद में तो हम इसको माइनस ही करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ लिख लेंगे, हम 1 से 20 में मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद माइनस, हमें 1 तो नहीं चाहिए ना, 1 को माइनस कर दीजिए बस। बस ये है इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो अब आपने करना ये है कि 1 से 20 आप किस फॉर्मूले से आएंगे? n+1/2, यानी 20, 20+1/2, ठीक है, -1। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 210 -1 आएगा, तो आंसर आ रहा है 209। तो यस, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए मैं इस क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इसकी वर्किंग कर लेते हैं जरा। देखिए ये हमें क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल ऑफ ए बी एंड सी, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दैन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? देखिए सुने, सबसे पहले आप इसका ट्रायंगल बना लें, ठीक है जी। ए है, बी लिखें, सी लिखें। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा, सही है। अब अगर मैं बात करता हूं, याद रखिए ट्रायंगल
तो ये होगा 1/2। अगर मैं यहाँ ए बी लिखूंगा ना, यानी कौन सा ए बी, तो इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान जो है एंगल होगा ना, वो होगा साइन के साथ लिखेंगे, ये याद रखिए, साइन गैमा होगा। और इसी तरह अगर मैं लिखूंगा 1/2 ए बी के बाद मैं लिखूंगा बी सी। अगर मैं बी सी लिखूंगा ना, तो इसके दरमियान जो एंगल होगा वो लिखेंगे, तो ये होगा साइन अल्फा। और इसी तरह ट्राइंगल यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 ए बी बी सी एंड सी ए लिखूंगा। तो सी ए लिखूंगा तो याद रखिएगा कि सी और ए ये है तो इनके दरमियान आता है बीटा। ये बेसिकली हमारे पास इसके हिसाब से जो है वो एरिया, ट्राइंगल का एरिया का जो फार्मूला होता है। अब इसमें से देखिए कौन सा फार्मूला जो है वो करेक्ट है। देखिए अगर मैं ए बी लिखूंगा तो साइन गैमा आना चाहिए, ये अल्फा है, ये हो नहीं सकता। अगर मैं बी सी लिखूंगा तो साइन अल्फा आना चाहिए, ये हो नहीं सकता। अगर मैं ए बी लिखूंगा तो साइन गैमा आना चाहिए, यस, ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज। देखिए सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। तो क्या है ये तो पैरामीटर है ना। बात ये है कि अगर तीनों साइड्स होंगे, इन तीनों साइड्स को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये किस चीज को जाहिर करता है, ये तो पैरामीटर को जाहिर करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ट्राइंगल के तीनों साइड जो है वो पैरामीटर है, यानी कि बी साइड जो है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। द सम ऑफ टू ऑड फंक्शन इज। अच्छा अब ये सवाल है, इसमें कह रहा है कि सम ऑफ टू ऑड फंक्शन इज। तो याद रखिएगा कि जब हम तीन, और ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि अगर ऑड फंक्शन, दो ऑड फंक्शन है, उसका सम करें तो वो भी ऑड ही आएगा। तो लिहाजा ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अब आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ इस तरह है कि देखें, ये सवाल कह रहा है कि अब कह रहा है कि एक्स लेस देन 10, एक्स जो है वो 10 से छोटा है, वाई ग्रेटर देन 3, तो वाई जो है वो 3 से बड़ा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जो है वो ठीक है। एक्स ग्रेटर देन वाई, नहीं, एक्स ग्रेटर देन वाई हो नहीं सकता, एक्स तो कह रहा है छोटा है 10 से। ठीक है, जबकि वाई जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो ये ऑप्शन वैलिड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब कहेंगे वाई लेस देन एक्स, तो वाई ग्रेटर देन 3 है, नहीं, तो वाई तो ग्रेटर देन 3 है, तो एक्स लेस देन 10 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी वैलिड नहीं है। जब ये दोनों ऑप्शन वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी भी तो ऑप्शन, सी जो है ये भी अनवैलिड, यानी कि ऑप्शन वैलिड नहीं है इसके लिए। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ए बी सी जो है इसका आंसर नहीं है, तो डी जो है वो कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका जो है वो आंसर बन जाएगा। अच्छा अब इस सवाल में देखिए कि हमारे पास एक सवाल है जो सीरीज के हवाले से है, और इसके अंदर जो है वो मैक्लोरीन सीरीज गिवन है। अब वो ये कह रहा है कि अगर 1 + x/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसी तरह ए बी सी जो है वो तीन ऑप्शंस मौजूद है। लेकिन वो ये कह रहा है कि बताइए e⁻³ अगर मैक्लोरीन सीरीज से अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो सिंपल सी बात है कि देखिए अगर मैं, इसका मतलब ये है कि अगर सबसे पहले मैं बात करूं e⁻x से एक्सपैंड करते हैं तो क्या आता है। बेसिकली ये हमारे पास वो फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो ये होगा 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एक्सपोनेंशियल का जो है वो एक्सपेंशन है मैक्लोरीन सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा गौर करें कि e⁻x का एक्सपेंशन तो ये आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 3x। तो अगर मैं चाहता हूं e⁻3x, तो इसका मतलब जहां जहां आपके पास x है वहां 3x पुट कर दें। तो अब यहां रखेंगे 3x, यहां पुट करेंगे 3x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहां पुट करेंगे 3x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लें। देखिए 1 + 3x प्लस ये होगा 9x² अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 फैक्टोरियल फिलहाल लेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 अपॉन x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब तलाश करें कि क्या इसमें से कोई सीक्वेंस मौजूद है। यस, 1 + 3x प्लस 9x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आपने गौर किया, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा अब हमारे पास सवाल ये आ रहा है कि इसके अंदर आप देखें कि ये सवाल कुछ इस तरह है कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, यानी ट्राइंगल के दो साइड दिया हुआ है उसने, एक साइड ये दिया हुआ है और दूसरा साइड ये दिया हुआ है। देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो बताइए थर्ड साइड क्या होगा। अच्छा देखिए अगर मैं इसे थर्ड साइड फाइंड करना चाहूं तो फाइंड कैसे करूंगा। देखिए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अच्छा अब सवाल ये है कि मैंने राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसका जरा डॉट प्रोडक्ट देखिए ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे 1, प्लस माइनस माइनस जे को कोएफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करे तो 1 = 0। इसका मतलब ये है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल होगा वो राइट होगा। पहली बात हमने ये देख लिया। अब होगा क्या कि इसके अंदर ये है कि अगर हमारे पास ये दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड अगर निकालना हो तो हम ये कहते हैं कि भाई चले i⁻1 एक साइड हम ये ले लेते हैं, और आयोटा प्लस आयोटा कह रहा हूँ बल्कि आई है ना, ये तो आई माइनस जे हो जाएगा और आई प्लस जे हो जाएगा। ये हमने लिख लिया, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिख लिया इसको। अच्छा अब क्या होगा, अब इसका अगर हम वो निकालते हैं यानी कि मॉड निकालते हैं या इसकी लेंथ फाइंड करते हैं, आई का इसको यानी कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर सम करके अंडर रूट लेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 2। बिल्कुल इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा इसका भी 2 आएगा। ठीक है, तो हमने दोनों की लेंथ निकाल ली। अच्छा अब तीसरा लेंथ फाइंड करने के लिए ये हमें चाहिए,
तो हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर है √2 इसका स्क्वायर कर लें और बेस √2 इसका स्क्वायर कर लें, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होगा, जरा गौर करें। होगा ये कि हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट करना है, तो ये इसने कैंसिल करना, ये इसको कैंसिल करेगा, ये 2 + 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में। लेकिन अगर हम हाइपोटेन्यूज चाहते हैं तो ये 2 आ रहा है। तो बेसिकली एक्चुअल में जो हमारे पास थर्ड साइड है वो 2 है। तो चलिए देख लेते हैं। यस, ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरह है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, कहने का मकसद ये है कि रेंज ऑफ वाई इक्वल टू 10x। अच्छा, 10x का जो रेंज होता है ना वो होता है रियल नंबर, याद रखिए, रियल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि ऑल रियल नंबर से मुराद ये है कि हम इसको भी कह सकते हैं ये भी इसका रेंज में शामिल है, और बी पार्ट में भी ये रेंज में शामिल है। तो इसका मतलब ये दोनों ही रेंज में शामिल है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी जो है होगा वो 10x का रेंज होगा, ठीक है जी। बस आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब ये क्वेश्चन आप देखें, इस क्वेश्चन को देखें, तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। ये कह रहा है कि x² + y² इक्वल टू 1 एंड x - y इक्वल टू 1, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड करें। देखें, कहने का मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले आप ये देखें कि एक ऐसा सर्कल बनाएं, यूनिट सर्कल जिसको कहेंगे, कि जिसके अंदर जो है रेडियस 1 है। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास यहाँ +1 है, यहाँ देखें तो ये -1 है, इसकी बात करें तो ये +1 होगा, और इसकी बात करें तो ये -1 होगा। अब ये है ओरिजिन। तो हमारे पास इस जो यानी कि हमारे पास जो ये सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर देते हैं। ये सर्कल में ड्रॉ कर दिया। अब होगा क्या, कह रहा है कि ये जो एक y - 1 जो है इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं, y की जगह चलें 0 रख देते हैं। यहाँ y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि y की जगह 0 रख रहे हैं तो x 1 आ रहा है। अब x की जगह 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखते हैं तो y क्या आ जाएगा, y - 1 आ रहा है। तो देखिए, हमने यहाँ से एक पॉइंट फाइंड कर लिया कि x और y का कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमने देखा कि x, y अगर हम देखें तो हमारे पास ये x इंटरसेप्ट है, यानी क्या होगा कि y x 1 होगा तो y 0। और दूसरे पॉइंट हमने क्या निकाल लिया कि अगर x 0 होगा तो y क्या होगा, -1, ठीक है। तो अब ये देखें कि x 1 है तो y 0 है, x 1 है तो y 0, ये हमें पॉइंट मिल गया, ठीक है जी। तो हमने यहाँ लिख देना है कि हाँ x 1 है तो y 0 है। दूसरा कह रहा है कि x -1 है तो y 0 है, तो x -1 तो ये है ना। तो हमें पता चला कि x माइनस y - 1 है, तो इसका मतलब यहाँ x 0 होगा, तो बेसिकली y - 1 ये लिख दिया हमने। अब ये इस इक्वेशंस का जो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसके जरिए से हमने दो पॉइंट्स निकाले। अब इन दोनों पॉइंट को जरा सा आप क्या करेंगे कि ज्वाइन कर देंगे। देखिए, इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब क्या हो रहा है, देखिए, जब इक्वेशन सर्कल की इक्वेशंस को और लाइन की इक्वेशन को आपस में हमने इंटरसेक्ट किया तो हमें दो पॉइंट मिल रहा है, एक 1,0, एक 0,-1। अब तलाश करेंगे क्या ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है इसमें मौजूद है। ये लिखा 1/2 -1/2, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब ना ये है, और अगर इसके फर्दर हम देखें तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि सोल्यूशन सेट जो है इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका जो आंसर है आप लिखिएगा डी ऑप्शन, जिसको कहेंगे नन, ठीक है जी। तो अब आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि इसकी वर्किंग देखें आप। इसमें ये कह रहा है कि अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है कि देखें, मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ, dx - bx³ dx। अच्छा देखें, x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या, dx का इंटीग्रेशन x होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ तो ये x लिख लें आप, माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में ऐड करेंगे, पावर रूल है तो b एज इट इज लिखेंगे। पावर रूल है, चूंकि x का डेरिवेटिव 1 तो मौजूद होता है, तो इसका मतलब ये है कि पावर रूल ये कहता है कि 1 प्लस करें, तो इसी को नीचे लिख लें आप और फिर +c लिखें। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट ये आ रहा है ax माइनस बी टाइम एक्स 4/4 +c। तो अब इसको देखें कि यहाँ ऑप्शन कौन सा है, ax + b टाइम x 4/c। यस, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। अब आइए मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है। वो कह रहा है कि भाई f(x) e⁻x है, g(x) sin x है। देन फिर वो कह रहा है कि भाई आप ना इसको f(g)(f(x) फाइंड करें। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं g(f). देखिए, हम इसको उस वक्त सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम g(f) फाइंड ना करें। तो इसका मतलब ये है कि g(f) ये हमें चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें g फंक्शन क्या है। g फंक्शन है हमारे पास sin x, ये आप कॉपी कर लें, ठीक है जी। क्योंकि पहले g था ना, तो हमने g फंक्शन, अब इसके साथ f(x), इसका मतलब जहां जहां x है वहां f(x) लिख लें। तो एफ एक्स लिख लिया, और क्या है यहाँ साइन, यहाँ भी हमने एफ एक्स लिख लिया, ठीक है जी, ये एफ एक्स लिख लिया। तो इसका मतलब ये है g(f(x) हमने क्या फाइंड कर लिया, कुछ इस तरह। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू e⁻x है, यहाँ लिख लीजिए e⁻x। तो हमने कहा था कि पहले हमें ये फाइंड करना है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इसका डिफरेंशिएट चाहिए। तो बस बेसिकली इसका डिफरेंशिएट के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो dy अपॉन
dx चेक कर लेते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, और फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है और x का नीचे 1 लिख देते हैं, तो इसका मतलब आंसर ये आ रहा है। अब ये देखें कि ये ऑप्शन मौजूद है, यस ये ऑप्शन मौजूद है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आइए मैं इस सवाल की बात करूं कि इस सवाल में ये क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है 160, 157, 154, 150 नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो आपको कुछ नहीं करना, सवाए इसके कि आप देखें कि इनके दरमियान डिफरेंस कितना है। इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, यानी 157 माइनस 160, तो -3 आ गया। अब आप जब इसका डिफरेंस देखेंगे तो 154 माइनस 157, ये भी -3 आ गया। तो आप देखें ये -3 है, ये -3 है, तो -3 होता जगह होता जा रहा है ना। तो आप आगे भी से -3 कम कीजिए, तो -3 अब इसमें से जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 148। तो इसका आंसर जो है 148 है, ठीक है जी। तो अब आइए हम बात करते हैं साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दिस देन एरिया। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि अगर 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 इस सवाल का हमारे पास जो है वो साइड्स दिया दिया है ये, तो अब एरिया इसका क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। देखिए अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आ रहा है, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, जो कि 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड है। तो इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि ये जो सबसे जो बड़ी लेंथ है वो 5 हो जाता है। इसके अलावा एक को 3 कहते हैं, एक को 4 कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या ट्राइंगल, तो बस एंगल इसका एरिया निकालना है ना। तो बस एरिया निकालने का फॉर्मूला तो आप ये जानते हैं 1/2 पर 4 × 3, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 × 3, 2 × 2, 2 × 4, 3 × 6, आंसर इसका 6 आ गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है यहाँ मौजूद है इसमें। आइए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह हमारे पास है। कह रहा है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड 4 यूनिट अवे राइट फ्रॉम ओरिजिन इज, तो क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्या करना है कि प्लेन ड्रॉ कर दें आप। देखिए हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, ये ओरिजिन है। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का पैरेलल होगा एंड 4 यूनिट अवे राइट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 4 यूनिट ये है फर्स्ट करें, ठीक है, ये 4 है ये। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लें जो कि पैरेलल वाई के होगा, ठीक है। तो कह रहा है इक्वेशन क्या बनेगा भाई, इक्वेशन इसमें ये बन रहेगा कि आप देखें बेसिकली ये हमारे पास क्या x = 4 है ना। तो तलाश करें ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी x = 4, सिंपल सा सवाल था। अब आइए नेक्स्ट। अच्छा इस किस्म के सवाल आपने सॉल्व कर रखा है, बहुत ही आसान है। और सोचें कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो इसका रिजल्ट क्या होगा। सिंपल सी बात है कि इसका रिजल्ट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले ये देखें कि कॉसिकेंट नेगेटिव थीटा है, तो आपको पता है कि कॉसिकेंट अगर नेगेटिव थीटा है तो कोई मसला नहीं, इसको बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा नेगेटिव, बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। कॉसिकेंट थीटा हमने इस फॉर्म में ले लिया। अच्छा अब क्या होगा, ये 1/, जो है साइन के बराबर होता है, तो 1/, हमने इसको लिख दिया साइन थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा। तो लिहाजा अब क्या होगा, ये माइनस लिख दें बाहर और ये हो जाएगा कॉसिकेंट थीटा। बेसिकली हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखें इसको बाहर निकाल लिया तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, ये माइनस कॉसिकेंट थीटा होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा किसी सूरत फिर यहाँ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए कि हमारे पास आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब वो ये कह रहा है कि इसकी वर्किंग बताएं क्या होगा। बात ये है कि साइन 2 टाइम्स साइन, इसको अल्फा इसको बीटा कहते हैं, तो हम कहेंगे 2 sin अल्फा कॉस बीटा। तो साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये एक फॉर्मूला होता है 2 टाइम sin अल्फा कॉस बीटा। तो देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, 2 cos अल्फा साइन बीटा, ठीक है। 2 cos अल्फा साइन बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आप ये देखें, गौर करें कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास ये आएगा कि बेसिकली अब यहाँ ये देखें ना कि अब यहाँ आप लिखेंगे साइन अल्फा, आपको पता है अल्फा आप जानते हैं ये 90 हो जाएगा। और वो किस तरह होगा, चूंकि जाहिर सी बात है 78 और 12 इनको ऐड कीजिएगा तो 78 + 12 जो है तो ये 90 डिग्री होता है। तो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद इसकी बात करें तो साइन अगर इसको माइनस करेंगे तो ये 66 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप जब 78 - 12 कीजिएगा तो ये 66 डिग्री आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास सिचुएशन कुछ ये आ जाएगा कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है कि साइन 90 माइनस साइन 66, ठीक है। तो साइन 90 माइनस साइन 66 जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए मौजूद है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह है कि देखें ये है हमारे पास f(x)(x²) g(x)(g+1x) h(x)(x−1), देन इसमें कह रहा है कि f(g(h)(4) कैलकुलेट करना है। अच्छा अब इसकी कैलकुलेशन देखें कैसे करें। सबसे पहला काम ये करें कि आप h की वैल्यू तो फाइंड करें ना। देखिए क्योंकि पहले हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है h4, तो h4 किसके बराबर होगा, तो चलिए h4 की वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ 4 रखें, यहाँ -1 रखें, तो h4 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ गया, h4 आ गया। अब वो कह रहा है g(h4), तो काम ये कर लेते हैं, देखिए g(h4), ठीक है।
तो इसको चेक करते हैं। जी हमारे पास जो है वो आ रहा है, जी ऑफ H4 की वैल्यू क्या है, 3 है ना। अब यहाँ रखते हैं 3, ठीक है जी, यहाँ 3 रखते हैं आप। तो यहाँ हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले हमने H4 की वैल्यू निकाली, फिर जी एफ एच एक्स की जगह H4 रखा। यहाँ H4 रखेंगे, H4 का मतलब क्या होता है 3, तो हमने यहाँ 3 रख दिया है, और +1 पहले से मौजूद था, तो +1 = 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए एफ, तो अब एक काम ये कर लेते हैं, एफ लिखते हैं, और इसके अंदर हम ये करते हैं जी ऑफ H4 की वैल्यू की वर्किंग कर लेते हैं। तो देखिए ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमने यहाँ है x², तो यानी हमने तो ये टोटल वैल्यू 4 कैलकुलेट कर रखा, तो यहाँ 4 लिख दें इसकी जगह, x की जगह, और स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो यस, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो तरतीब से जाए, लेफ्ट यानी कि रिवर्स प्रोसेस है, पहले आपने यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, 3 आ गया, फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट करके कैलकुलेट किया इस फंक्शन के लिहाज से, तो 4 आ गया, फिर इन दोनों 4 की वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट किया तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सीरीज के हिसाब से आ रहा है। तो अब देखें, ये हमारे पास जो है ना, कहता है कि ये हमारे पास जो nth टर्म है, देन सीक्वेंस इज, क्या आप एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, किस में है, तो हमें ये चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसको चेक करें, इसमें 1 रखें, ठीक है जी। तो एन की जगह 1 रखेंगे, 1 - 2 रखेंगे, तो ये तो -1 आ गया है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि यहाँ थोड़ा सा इसको सवाल को जरा दुरुस्त कर लें। ये n+1 लिखा हुआ है, और n-2 लिखा हुआ है, n+2 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं, तो ये n+1 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2/3, तो 2/3 आ गया। अब मैं अगर T2 फाइंड करता हूं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम 2 लिखेंगे +1, और 2 + 2 लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3/4 आ गया। अब मैं अगर T3 फाइंड कर लेता हूं, तो इसकी जगह हम 3 रखेंगे, 3+1, 3+2, तो ये हो जाएगा 4/5। अच्छा, अब देखिए बेसिकली अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 2/3, 3/4 एंड 4/5। देखिए अगर ये एपी में होगा, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि 3/4 -2/3, ठीक है, 2/3 जब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखें 3 × 3 = 9, 4 × 8, 3 × 4 = 12, तो ये आ रहा है 1/12, ठीक है। जब इसको इसमें से माइनस किया तो 1/12 आ रहा है। अब इसको इसमें से माइनस करके चेक करते हैं, यानी 4/5 -3/4, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये 16 आ रहा है, ये 15 हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करें 20 आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, ये 1/20 आ रहा है। देखिए अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये एपी में नहीं है, क्योंकि अगर ये एपी में होता, तो इस तीनों जो हमारे पास वैल्यूज हैं, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसको इससे निकालते तो सेम होता, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। अच्छा, जीपी में कैलकुलेट करते हैं, तो जीपी में कैलकुलेट करने के लिए जरा इसको देख लेते हैं कि रेशो निकालते हैं। तो एपी का देखा तो नहीं आ रहा है, अब जीपी के लिहाज से चेक करते हैं। देखिए जीपी के लिहाज से चेक करते हैं, तो ये हम ऊपर रखेंगे 3/4, डिवाइड कर देंगे 2/3 से, इसको चेक करें 3/4, और इसको रेसिप्रोकल दें 3/2 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 9/8, ठीक है जी। और इसको इससे डिवाइड करके चेक किया, अब इसको इससे डिवाइड करके चेक कर लें, 4/5 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। तो इसको देखें, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 16/15। अच्छा, जब मैं इसको देख रहा हूं, तो ये भी कॉमन रेशो सेम नहीं है, इसका मतलब ये जीपी में भी नहीं है। अच्छा, जब ये सवाल एपी में नहीं है और जीपी में नहीं है, तो अब हम इसको क्या करें। देखिए अब हम एक काम ये करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं, कहीं ये एचपी में तो नहीं है। तो एचपी के लिए हम इसको चेक करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप जो है वो 4/3 ले लें, इसको उलट दें, ठीक है, एचपी के लिहाज से। देखिए 4/3 माइनस करते हैं 3/2 से, ठीक है, एचपी के लिहाज से वर्किंग कर रहे हैं। अब चेक करें तो ये क्या आ रहा है, ये आएगा 4 × 8, फिर 9 -6 आ गया, तो ये आएगा -1/6। और फिर मैं अगर इसको देखता हूँ, तो ये 5/4 -4/3, इसको चेक करता हूँ, तो ये क्या आ रहा है, 5 × 15 -16 डिवाइड बाई 12, तो ये आ रहा है -1/12। अब यहाँ अगर देखें, तो ये एचपी भी नहीं है। तो सवाल ये है कि जब हमने इस सीक्वेंस को तमाम के तमाम जो है प्रोग्रेशन के हिसाब से चेक किया, तो ना ये एपी में है, ना ये जीपी में है, और ना ही एचपी में है, तो इसका मतलब ये होगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डी जो है वो नन है, यानी कोई भी नहीं है इसमें से, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब 176 पे आइए, 176 की अगर हम बात करते हैं, तो 176 में आप ये देखें कि कंजुगेट चाहिए, चाहता है, ये कंजुगेट चाहता है कि किसका, ऑफ आयोटा। तो भाई आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है इमेजनरी पार्ट है ना। तो जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट चाहते हैं, तो इमेजनरी पार्ट का साइन को चेंज करते हैं, रियल का नहीं करते। तो इमेजनरी पार्ट तो ऑलरेडी मौजूद है, ये प्लस का आयोटा है, तो इसको किसमें लिखेंगे, माइनस का आयोटा में करेंगे, तो ये कंजुगेट बन जाएगा इसका। तो आप तलाश कीजिए माइनस आयोटा है, डी ऑप्शन में मौजूद है ये। अब आइए अगले सवाल पे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज। अच्छा, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखें
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वन का क्यूब रूट का यूनिटी होता है वन, वन कॉमा ओमेगा स्क्वायर, याद रखिए ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। लेकिन अब देखिए वन तो है ना, लेकिन ओमेगा किसके बराबर है हम ये जानते हैं, ये हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3/2 के बराबर भी होता है। और ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो ये हमारे पास होता है -1 माइनस अंडर रूट -3/2 के बराबर भी होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जहां ये होता है वहां इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या दोनों में से कोई एक आंसर मैच कर रहा है? ये यस क्वेश्चन का हिस्सा है, यस ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, और ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में शामिल है। बस इसको थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं, -1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अच्छा, अब चूंकि यहां याद रखिए आयोटा लिखा हुआ है, मैंने आयोटा नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप अगर इसमें से माइनस बाहर निकालते हैं तो -√3 को इस तरह भी लिख सकते हैं √3 आयोटा, जैसे कि यहां मौजूद है। तो इस सवाल को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ यूनिटी जो है वो सारे ऑप्शन है, तो ऑल यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। अब आइए मैं इस सवाल की बात कर लेता हूं। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये डेसिमल है। अब ये डेसिमल की वर्किंग कैसे होगी जरा इसकी बात कर लेते हैं। देखें, इसमें अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो ये कैलकुलेशन हमारे पास किस तरह होगा कि देखिए 1.02 लिखा हुआ है ना, तो 1.02, तो 1.02 को हम किस तरह लिख सकते हैं? देखिए 1.02 पे पावर 4 है ना, तो क्या हम इसको इस तरह लिख लें, इसका डेसिमल को रिमूव करें 102 और नीचे लिखें 1, डेसिमल की जगह क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है 2 0 लगा दें, तो बेसिकली ये अब इसके बराबर है, राइट। तो अब आप जो है ये देख लें कि 102 टू टाइम्स है, 100 जो है वो 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 10102। अब यहाँ 4 है ना, तो अब आप 4 इस पे अप्लाई कर दें। आप 4 इसमें अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा देख सकते हैं आप, ठीक है। और जब इसकी बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है ना, यानी 100 पे पावर 4। देखिए 100 पे पावर 4 का मतलब ये होगा यस, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 जीरो है, तो यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो आएगा 1.082, ठीक है। तो बस ये याद रखें 1.02 की पावर 4 को डेसिमल को पहले ब्रेक करेंगे और उसके बाद इस पे भी अप्लाई करें, इस पे भी अप्लाई करें, अब इसको जो है वो मल्टीप्लाई करें और उसके बाद देख लें कि जितने जीरो हैं उस हिसाब से डेसिमल यूज करें आप, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 1.082 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। चूंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व कर रखा है, इसका जो है वो आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। ये आंसर नंबर 20 का जो है वो है ऑप्शन है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ वर्किंग है। इस वर्किंग को जरा देख लें आप कि इसको किस तरह करेंगे। देखिए मॉड के हिसाब से है तो नो प्रॉब्लम, आप ये कहेंगे कि भाई 1 इसमें पुट कर दें, चले 1 पुट करें। तो जब 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 -5 हो जाएगा एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा -4। अब मॉड के अंदर -4 जो है वो +4 होता है, तो तलाश करें कि क्या ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल ऑप्शन ही मौजूद है इसमें, तो डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसकी मैं बात करूंगा ये क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इसकी वर्किंग करना चाहूँ तो देखिए ये वर्किंग कुछ इस तरह होगा कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है, तो नो प्रॉब्लम, ऑब्वियस का सम करना है। तो कोई नहीं, आप सबसे पहले 0 से इन्फिनिटी, एन की जगह -0 लग दें क्योंकि ये माइनस है, प्लस ये -1 लिख दें, फिर प्लस -2 लिख दें, प्लस कहां तक जाएगा ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हमने इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है। अब ये तो 1 हो गया ना, और आप ये जानते हैं ये ई रेस टू पावर -1 है, ये ई रेस टू पावर -2 है, और ये इन्फिनिटी तक आप मूव कर गए, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखें इसको क्या करना है, इसको आप सॉल्व करना है। तो बेसिकली आप चूंकि हमने फॉर्मूला बताया था कि हमें सम करना है इन्फिनिटी तक, तो ये अपॉन A/1 - R फॉर्मूला होता है। तो ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, और आर का मतलब कॉमन रेशियो है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ई रेस टू पावर -1 ही आ जाएगा। तो बस आप फॉर्मूले में पुट कर लें। आप फॉर्मूले में हम जानते हैं इसके बराबर ए की जगह 1 रखेंगे, 1 - R की जगह ई की पावर -1 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लें, 1 - 1/E लिख लें, तो ये हमारे पास होगा 1/E -1/E। इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये ई ऊपर गया, ई -1 आ गया। तो देखें जी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसके अंदर मौजूद है, तो ये इसका जो है वो दुरुस्त ऑप्शन मौजूद है इसमें। अब आइए इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास वर्टेक्स है, कह रहा है कि बताइए इसका वर्टेक्स क्या होगा। अच्छा, अब इसकी वर्टेक्स को हम तलाश करें तो वर्टेक्स क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, एक्स के साथ यहाँ -2 लिखा हुआ है, वाई के साथ -1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ एक जनरल फार्मूला इसके लिहाज से हम लिख लेते हैं। वो ये होता है कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब वर्टेक्स क्या होता है, याद रखिए वर्टेक्स जो होता है वो होता है एच के, यानी ये जो एच है ये, और ये जो के है ये वर्टेक्स हो, ठीक है जी। तो एक्चुअल में जब इसका आंसर देखें तो एच हमारे पास क्या है 2 है, और के हमारे पास क्या आ रहा है 1 है। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो 2 और 1 होगा।
तो 2 और 1 ऑप्शन बी मौजूद है, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये -2 है और इसके साथ -1 है, इन दोनों का साइन चेंज करके लिख दें तो ये इसका वर्टेक्स होता है जो कि 2 और 1 होगा। अब आइए नेक्स्ट। देखिए बात ये है कि अब हम इस सवाल में आते हैं, इस क्वेश्चन को तरफ इसकी वर्किंग करें तो आप देखें ये क्या कहता है। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली एसिम्पटोट्स ऑफ x² अपॉन 4 -y² अपॉन 2 इक्वल टू 1 इज। तो अब इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले लिख देता हूं। देखिए इसका फॉर्मूला ये है कि आप पहले तो ये लिखें x/a² और -y/b² = 1 लिख लें आप, ठीक है। तो यहां से अगर a कैलकुलेट करेंगे तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लें तो हमें पता चला a² जो है वो 4 के इक्वल है, और जब b को कंपेयर करेंगे तो b² जो है वो 2 के इक्वल है। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ से, और b की वैल्यू जो है वो √2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब एसिम्पटोट के लिए आप जरा एक जनरल फार्मूला लिख लें, याद रखें कि ये होता है +-b/a टाइम x। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब चलिए इसकी वर्किंग कर लेते हैं। प्लस माइनस b की जगह √2 रखेंगे, a की जगह 2 रखेंगे, और ये x आ गया है, ठीक है जी। तो तलाश करें कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है। यस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, +-√2/2 टाइम ऑफ x। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आइए हम इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेट करता है, तो हम इसको जरा देख लेते हैं कि क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये 2x+1 x-1 x-3 के साथ है, और मैं इसकी बात करूंगा कि ये बराबर है a/x-1 प्लस b/x-3। तो अब इसमें हमें जो है वो ऑप्शंस कौन कौन सा मौजूद है वो चेक करना है कि इसमें बेसिकली a और b की वैल्यू क्या है, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है कि हम इसको अगर सॉल्व करें तो डायरेक्ट देखें, इस तरह लिख सकते हैं ना कि 2x+1 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है x-1 x-3, राइट। अब आपने करना क्या है, करना यह है कि इसको जाहिर सी बात है कि एलसीएम ले लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये होगा a टाइम x-3 प्लस जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा b टाइम x-1, ठीक है। और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा x-1 x-3, ये और ये कैंसिल कर दें आप। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2x+1, और राइट हैंड में जो हमारे पास आ रहा है वो है x-3 और प्लस के साथ bx-1, ठीक है। अब चूंकि हमें ए और बी चाहिए ना, तो हम यहाँ ए की जगह पुट करते हैं 1, एक्स की जगह पुट करते हैं 1। तो अब मैं यहाँ अगर 1 पुट करूंगा तो ये 1 आ गया, +1 आ गया, ये 4 1 - 3 हो गया। यहाँ 1 पुट करने पे ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 2+1 3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3, और ये हो जाएगा -2a, ठीक है, -2a। तो अब यहाँ से हम a कैलकुलेट करते हैं, तो a हमारे पास आ गया है -3/2। तो ये ए है हमारे पास, ठीक है जी। अब चलें बी की वर्किंग करें। जब बी की वर्किंग करेंगे तो हम यहाँ पुट करते, मैं भी यहाँ बता देता हूँ कि हम बी की जगह वर्किंग करना चाहते हैं, तो लिखेंगे पुट x = 3। अब यहाँ 3 भी तो रख सकते हैं ना यहाँ। तो अब मैं यहाँ रखूंगा 2x जगह 3 +1, ये होगा a, इसकी जगह मैं रखूंगा 3 -3 प्लस बी की जगह रखूंगा 3 -1, ये तो 0 हो जाएगा, 3 × 6 = 7 हो गया हमारे पास, और ये होगा 2b। तो लिहाजा बी हमारे पास आ गया है, बी की वैल्यू आ गया है 7/2। अब ये ए है और ये बी है, तलाश करें ऑप्शन कौन सा है। देखिए अगर मैं सी की बात करता हूं, ऑप्शन ए जो है -3/2 और 0, ऑप्शन ए नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो नहीं है। अच्छा मैं बी की बात करता हूँ, ऑप्शन बी, ए की वैल्यू है 3/2 और बी की वैल्यू है 7/2। अच्छा अब याद रखें कि यहाँ एक छोटा सा मसला है, वो ए जो है वो माइनस जो है यहाँ होना चाहिए था यहाँ, तो अब हमने यहाँ -3/2 और 7/2। अच्छा अब यहाँ देखिए, पहला हमेशा ए होगा दूसरा बी होगा, चूंकि इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो ए की वैल्यू है -3/2 जैसे कि हमने देखा, और बी की वैल्यू जो है वो 7/2 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वो ये कहता है ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, देन विच वन इज करेक्ट। जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी आपस में एक बराबर होगा, ठीक है थी। तो ये है इसका बी ऑप्शन। अच्छा अब यहां देखें कि इस सवाल में अगर देखें तो इसको क्वेश्चन कह रहा है एंगल फाइंड करना है। अब इसमें एंगल कैसे फाइंड करें, जरा इसकी वर्किंग देख लीजिएगा। देखिए इस सवाल के लिए हमने करना यह है कि अगर ए 10 है और बी 10 है, दोनों की वैल्यू सेम है, और थीटा जो है 135 दिया हुआ है, ए डॉट बी हमें चाहिए। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिखे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो बस अब यहां से देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑलरेडी गिवन है 10, तो यहाँ लिख दीजिए 10, यहाँ लिख दे 10, कॉस और थीटा जो है वो है 135। तो ये तो 100 हो गया, और अगर 135 की वैल्यू हम देखेंगे तो चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आने की वजह से ये माइनस का आ जाएगा, और ये हो जाएगा √3 2/2, ठीक है। तो ये लिखा, अब इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर आएगा -√2। ये तो 50 हो चुका है ना, तो माइनस का 50 √2 आ गया है। अच्छा अब तलाश करें कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी जो है वो वैलिड ऑप्शन है। अच्छा अब हमारे पास अगला सवाल है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ क्या है, tan थीटा है,
अब ये tan थीटा है लेकिन हमें चाहिए cos थीटा, तो कोई मसला ही नहीं है, सिंपल सी बात है कि आप ये कर लें कि tan थीटा जो है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3/4। अच्छा, अब हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और बेस जो है वो 4 है, तो क्यों ना हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें। तो हाइपोटेन्यूज बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आ जाएगा ये 9 प्लस 16 25, तो हमारे पास बेस आ गया 5, वो हाइपोटेन्यूज आ गया 5। तो बस हमने ये कैलकुलेट कर लिया। हमें कॉस चाहिए, तो कॉस का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला लिखेंगे और बस आसानी से इसमें वैल्यू पुट कर लें। क्योंकि बेस हमें गिवन है 4, तो हमने ऊपर 4 रखा और हाइपोटेन्यूज हम 5 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5। तो 4/5 ऑप्शन तलाश करें, तो ऑप्शन ए जो है वो थोड़ा सा मसला है, इसको जरा दुरुस्त कर लें। यहाँ लिखेंगे 4, तो बेसिकली हमारे पास 4/5 ए ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो फाइनल हो चुका है। अच्छा, अब आइए मैं इस सवाल की बात कर लेता हूं कि यहाँ हमारे पास सवाल जो है वो कुछ इस तरह है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हवाले से इसकी वर्किंग अगर हम करना चाहें तो इसकी वर्किंग क्या होगी। द नंबर ऑफ परमुटेशन इज 30 व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स वर ड्रॉन और देन एन ऑब्जेक्ट फाइंड। अच्छा, यानी एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि देखिए परमुटेशन का फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम जानते हैं ना, एन पी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, तो अब इसमें आप जनरली एक फॉर्मूला डायरेक्ट इस तरीके से कि एन माइनस वन इक्वल टू 30, ठीक है। तो बस अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करा दें, एन स्क्वायर माइनस एन, और इसको इस तरफ ले लें -30। अब इसका फैक्टर कर लें, जब इसका फैक्टर करेंगे तो एक वैल्यू 6 आएगा और एक वैल्यू एन का -5 आएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, फैक्टर आराम से आ जाएगा। तो अब चूंकि नेगेटिव वैल्यू तो होता नहीं है, लिहाजा हम पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो लिहाजा हमारे पास ए जो है वो ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में हम इसकी बात कर लेते हैं। देखें, ये हमारे पास जो है वो कह रहा है कि अगर हमारे पास f-2√3/3 हो जो कि 8x/3 के बराबर है, तो कह रहा है f ऑफ x की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये है कि f ऑफ x इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करें। देखिए, f ऑफ डैश हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये जानते हैं क्या होगा, सबसे पहले पावर नीचे आएगा, फिर पावर में से एक कम करते हैं, फिर कॉसिकेंट का डिफरेंशिएट करते हैं। कॉसिकेंट का जो डिफरेंशिएट होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स होता है, ठीक है जी। ये हमने इसका डिफरेंशिएट कर लिया है। अब इसको जरा फाइनल करते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा -2, ठीक है, -2 बाहर आएगा। कॉसिकेंट कॉसिकेंट मिलकर कॉसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये कॉट हो जाएगा, ठीक है, यहां तक ये आ गया। अब आपने करना ये है कि इसको फर्दर आप जरा कॉसिकेंट है ना, इसको इस फॉर्म में लिख लें, 1/sin² x, और इसको कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में कन्वर्ट कर लें। तो जब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब आपने करना क्या है, करना ये है, देखें ये -2 लिखें। अब आप करेंगे ये कि 1 ये साइन क्यूब है, चलें इसको अगर हम साथ में ही अलग अलग लिखते हैं, साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या कह रहा है यहाँ, अब क्या करना है कि 2π/3 पुट करना है। तो चलिए जी 2π/3 पुट कर लें, जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है जी। फिर क्रॉस, अब यहाँ देखें कॉस, कॉस यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, 2π/3 यहाँ लिखा हमने, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है साइन, तो साइन इसकी जगह हम एंगल की जगह वैल्यू पुट कर दें, 2π/3 ये आ गया है। और ये सारी की सारी वैल्यू है किसके बराबर, देखिए ये है बराबर 8a/3, यहाँ 8a/3 लिखेंगे, ठीक है। अब याद रखेंगे कि इस सारे की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसमें इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि देखें -2, -2 लिख दें। अब 1 आप जानते हैं ये 2π/3 इसकी वर्किंग होगी, इसकी वर्किंग होती है √3/2, ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर कर लें, फिर इंटू, फिर ये जानते हैं कॉस 2π/3 इसकी जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है, डिवाइडेड बाय इसकी बात करेंगे तो ये √3/2 हो जाएगा, और ये है 8a/3 है, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि बस इसको सॉल्व करना है। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहां मैं आपको बताता चलूं कि a की वैल्यू इसकी आएगी 1/√3। सिर्फ सॉल्व करना है इसको, जब ये सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू 1/√3 आएगी। अब आप तलाश करेंगे क्या यहाँ कहीं a की वैल्यू √3 1/√3 है, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन, कोई ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ ऑप्शन डी जो है फिर वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। या देखिए ये सिंपल सा है, बाकी इसको आपने वर्किंग करना है। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेंट्रॉइड। अच्छा, सेंट्रॉइड जो है वो क्या होता है, हम ये इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये बेसिकली सिंपल एक फार्मूला है, पहले मैं फार्मूला इसका मेंशन करूंगा। देखिए, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई एंड टू वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, देन द थर्ड वर्टेक्स इज। तो देखिए हम बात कर लेते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करें।